So hey guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, in this video, I'll try to cover your unit 2 of DSBDA. That is very easy unit, but still numericals वगैरह हैं तो you guys are just panicking कि भाई इसमें क्या होगा. I will just make the whole unit crystal clear for you all guys and definitely आपको इसमें काफी ज्यादा confidence आ जाएगा. कुछ key concepts हैं जो आपको समझने हैं, कुछ formulas हैं जो आपको याद रखने हैं and that's it. ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट एंड ये सारे नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे. वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. चलिए दैट्स ऑल एंड यस लेट अस स्टार्ट. दैट इज यूनिट 2 स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस. ओके, तो सबसे पहला जो हमारे पास आ जाता है दैट इज नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स. यूनिट 1 आई होप सो आपने पढ़ लिया होगा एंड दैट वाज कंप्लीटली थ्योरेटिकल एंड उसमें हमने काफी ज्यादा डेटा साइंस बिग डेटा के बारे में बात करी थी. अब हम जो बात करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो हमारे डेटा साइंस और बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर होगा. ठीक है, तो जस्ट लेट मी चूज अ कलर. ओके, सो डेटा साइंस क्या है? सबसे पहली बात अगर हम देखें कि हमें स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस स्टार्ट करना है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग इन्फरेंस वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस. ओके, क्यों हमें स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना है? तो लेट मी आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू. एवरी डे व्हेन वी यूज इंस्टाग्राम, Amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल, डू यू थिंक कि ये जो कंपनीज हैं ये छोटा छोटा डेटा स्टोर कर रही होती हैं या फिर ह्यूज डेटा स्टोर कर रही होती हैं? तो ऑब्वियसली जो आंसर होना चाहिए वो है ह्यूज डेटा. एग्जैक्टली. तो हर एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ यूजर्स जनरेट करते हैं मैसिव डेटा. बट जो रॉ डेटा होता है जो कि हम ऐसे ही बोल दें कि अगर मतलब उसका हमने कुछ बताया नहीं मीनिंग एंड सिर्फ रॉ डेटा रख दिया तो दैट इज यूजलेस, राइट? वी नीड अ मेथड टू एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजंस फ्रॉम दैट particular data and that is nothing but statistic. वो जो मेथड है ना एनालाइज करने का, अंडरस्टैंड करने का, डिसीजंस लेने का, वो मेथड होता है आपका स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ डेटा साइंस दैट enables us to find structure in data, make predictions and draw meaningful conclusions. ठीक है, इसका मतलब सिर्फ उस डेटा को, उस डेटा से इंफॉर्मेशन निकालना. ओके, उस मेथड को क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक्स. अब जो स्टैटिस्टिक्स है ना इन डेटा साइंस, व्हाई इज इट एसेंशियल? तो कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हो जैसे कि स्टैटिस्टिक्स के वजह से हम डेटा में एक पैटर्न फाइंड आउट कर पाते हैं. ओके, वी फाइंड द स्ट्रक्चर, अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन बिग डेटा रिगार्डलेस उसका साइज कितना बड़ा है. ओके, देन गिव इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस डीपर इनसाइट्स इनटू व्हाट ट्रूथ देयर डेटा इज शोइंग. ओके, तो एग्जैक्टली हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली हमारा डेटा जो है वो हमें कहना क्या चाहता है. ओके, enable क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. हम अपने डेटा को क्लासिफाई कर पाते हैं. क्लासिफाई करने की वजह से काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हमारा डेटा जो है वो बन जाता है. देन हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाते हैं, हम मॉडल्स बिल्ड कर पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं. देन वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द मैथमेटिकल एनालिसिस एंड रिड्यूस अजम्पशंस. है ना, अजम्पशंस करने से अच्छा है वी कम ऑन टू द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड हम उसको प्रूव करके दिखाते हैं. Then also we identify patterns, trends, outliers in data sets, then support decision making in business, healthcare, engineering and more. तो statistics के बिना क्या है ना, data scientist जो है वो they cannot separate real patterns from random noise. Okay, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि जो statistics है ना उसी की वजह से जो आपका डेटा है, ये जो डेटा है वो नॉलेज के अंदर कन्वर्ट होता है. ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, नाउ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो यहाँ से जो है हमारा यूनिट बेसिकली स्टार्ट होता है. सो सपोज आपको मैं एकदम बेसिक से लेके चलती हूँ. अगर कुछ मतलब एक स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं एंड टीचर जो है ना उनके मार्क्स चेक कर रही है. ओके, तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल 100 मार्क्स वंस, अगर हमें एवरेज बताना है तो हम क्या करते हैं, हम एक नंबर बता रहे होते हैं. एग्जैक्टली. सो वी नीड दैट वन नंबर जो कि एक एंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है एंड that number is nothing but the central value, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं? central value बोल रहे होते हैं. क्लियर? तो डेटा कितना भी बड़ा हो
हम एक सेंट्रल वैल्यू क्रिएट करते हैं एंड दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हमें एक सेंट्रल वैल्यू मिल रही होती है डेटा सेट की, एंड हमारे पास 4 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, दैट इज मीन, मीडियन, मोड एंड मिड रेंज। एंड ये काफी बार हमने अपने सिलेबस में पढ़ रखा है, तो बहुत इजीली ये जो है ना सेंट्रल टेंडेंसी वाला क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन? मीन तो आपको पता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज होता है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज। क्लियर है? तो आपको सिंपल एवरेज निकालने आता है, दैट इज द ओनली थिंग। आपको मीन भी निकालने आ रहा होगा। मीन क्या है? एकदम मोस्ट कॉमन मेजर है आपके सेंट्रल टेंडेंसी का, एंड इसी को आप एवरेज भी बोलते हो। अगेन आई एम सेइंग, अगर स्टूडेंट्स ने और मतलब स्टूडेंट्स के हमारे पास थाउजेंड्स भी मार्क्स हैं, तो उसका एक एवरेज वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ दैट। सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स बार से हम अपने मीन को डिनोट करते हैं, एंड कैसे लिख रहे होते हैं हम? समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, एक्स आई यानी कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है, लेट सपोज ये हमारा अरिथमेटिक मीन का है, ये सारे हमारे मार्क्स हैं, तो ये एक एक को हम क्या बोलते हैं? ये एक्स आई, एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव एंड सो ऑन। तो इन सब का समेशन हो रहा होता है, एंड एट लास्ट एन। एन क्या है? आपके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, एंड इसको अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन। तो ये फॉर्मूला को आपको अच्छे से जो है ना याद रखना है। क्लियर है? बहुत ज्यादा इजी है, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल से भी दिखा दिया है। आपको कुछ नहीं, सब एक बार प्लस करना है, डिवाइड कर देना है बाय टोटल नंबर, जो कि यहाँ पर 12 है, एंड फाइनली आपको 37 यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज ऑन एवरेज अ स्टूडेंट स्कोर्स 37 आउट ऑफ 50। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या लिखा है? अ मीन इज सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कि सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 35, 40, ठीक है, 40 के रेंज में है सारी वैल्यूज। अगर मैं सपोज करूं कि ये जो है 100 आउट ऑफ मार्क्स थे, एंड किसी एक को ही 99 मार्क्स मिले हैं, तो वो 99 यहाँ पर ऐड करने के बाद, एंड अगर अब मैं इस पूरी वैल्यू को डिवाइड बाय 13 करती हूँ, क्योंकि एक तो बढ़ जाएगा, राइट? तो ये जो एवरेज है ना, ये काफी ज्यादा अफेक्ट होगा। तो हमेशा जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, वो मीन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। ठीक है, चाहे वो 99% जो है ना यहाँ पर, ये इसको मतलब वो वैल्यू इससे रिलेटेड नहीं होगी, इनका एवरेज कुछ और होगा, लेकिन वो एक वैल्यू जो है वो पूरा एवरेज चेंज कर देती है। इस बात को जो है आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियन की। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन हमेशा याद रखो मिडल वैल्यू होती है। क्या होती है? मिडल वैल्यू ऑफ डेटा। लेकिन हमेशा याद रखो कि मिडल वैल्यू ऑफ डेटा तो है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है इसके अंदर, वो है सॉर्टिंग की। सबसे पहले आपको सॉर्ट करना होता है डेटा को, एंड उसके बाद मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तब जाके वो जो मिडल वैल्यू है वो मीडियन कहलाती है। समझ में आ गई बात? काफी ज्यादा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने स्टेटमेंट आपको समझाया है। डेटा हमेशा पहले सॉर्ट होना चाहिए, एंड उसके बाद जो उसकी मिडल वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। नाउ इसके लिए भी दो फॉर्मूलाज होते हैं। मीडियन के आपके पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए। सिंपल भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लेट सपोज आपके पास जो है ना नंबर्स हैं, लेट सपोज 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये कितने हैं? 4 नंबर्स हैं, यानी कि ये इवन है। तो इसके बीच में जो है आप सेंटर वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है? सेंटर की दो वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो वो कौन सी हो गई? एक तो हाफ वाली वैल्यू हो गई, यानी कि ये 4 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 2, है ना? क्यों मैंने डिवाइड किया 2 से? क्योंकि मुझे हाफ चाहिए। मेरे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में से मैंने हाफ किया, तो मुझे आया 2 यानी कि सेकंड पोजीशन वाली मेरे पास जो है ना वैल्यू आ जानी चाहिए। तो सेकंड पोजीशन में यहाँ पे क्या वैल्यू है? 2। प्लस मुझे क्या करना है? सेकंड में जो मतलब मेरी n/2 वैल्यू आई है, उसमें +1 करना है, एंड उस वाली टर्म को भी ऐड कर देना है, यानी कि 3 मेरे पास आ जाएगा। एंड इस टोटल को मैं डिवाइड कर दूंगी बाय 2, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो इसके बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ रही होगी? 5/2, एंड अकॉर्डिंगली हम इसमें से मीडियन फाइंड आउट कर पाएंगे, दैट इज समथिंग अबाउट 2.5। क्लियर है? आई होप यू गॉट इट। तो इवन के अंदर हम लोग दो वैल्यूज कंसीडर करते हैं। आई होप यू गॉट इट। अब वही उसी केस में अगर ऑड हम लोग ले, एंड यहाँ पर वी हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, तो इसमें सामने से हमें नजर आ रहा है कि ये जो है ये मिडल है, तो यही आपका क्या हो गया? मीडियन हो गया। समझ में आ गई बात? तो इतना सिंपल सा फंडा है, एंड ये दो आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। बेसिक एग्जाम्पल से आप याद रखोगे तो काफी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड
यस, यहाँ पर मैंने ये दोनों भी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर समझा दिए। ओके, नोट क्या करना है, ऑलवेज सॉर्ट द डेटा, ठीक है, हमेशा मीडियन फाइंड आउट करने से पहले डेटा सॉर्ट कर लेना है। अब मोड क्या होता है भाई, मोड भी बहुत ज्यादा इजी सी चीज है। मोड यानी कि आपका जो जो भी फ्रीक्वेंसी है ना एक कोई वैल्यू की, एंड वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है डेटा सेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा है लेट सपोज 2 3 3 5 7, ठीक है, तो इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है, दैट इज नथिंग बट योर मोड। तो यहाँ पर क्या है, आपका 3 दो बार जो है यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो आपका मोड क्या हो गया, आपका मोड हो गया 3। समझ में आ गई बात। तो आपके मोड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली अगर 1 मोड है तो हम उसको यूनी मॉडल बोलते हैं, 2 मोड है तो हम उसको बाय मॉडल बोलते हैं, 3 मोड से ज्यादा है तो मल्टी मॉडल हम आप इसको बोल रहे होते हो। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया मोड क्या होता है, बिकॉज इट अपीयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो हम लोग मोड जो है उस वैल्यू को कंसिडर करते हैं। क्लियर है। अब आपने ये तो समझ लिया, चलो इतना सा डेटा है तो हम मोड निकाल सकते हैं, बट व्हाट अबाउट दिस, है ना। तो अगर आपको ऐसा मतलब ग्रुप्ड डेटा मिलता है, ठीक है, ग्रुप डेटा इसको बोला जाता है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो। काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान दोगे तो मैं आपको याद करा दूंगी। यहाँ पर देखो आपको क्या बोला है, सिंपल सा आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आई राइट, यहाँ पर आपके पास मार्क्स हैं एंड यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये मार्क्स हैं एंड ये स्टूडेंट्स, ऐसा टेबल है आपके पास। एंड आपको बोला जा रहा है 10 से 20, ठीक है, 10 से 20 के रेंज में एक स्टूडेंट को मार्क्स हैं, ठीक है। फिर 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स हैं, देख लो 3 स्टूडेंट्स को मार्क्स हैं। देन 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट्स को मार्क्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद 40 से 50 के बीच में अराउंड 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। समझ में आ गई बात। तो ये एकदम सिंपल सा था। तो मुझे ये बताओ कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ देखने मिल रही है कि 30 से 40 के बीच में जो मार्क्स हैं वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के हैं। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पर जो मॉडल क्लास बन जाती है ना, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या होती है, वो वाला ग्रुप जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो हमारी मॉडल क्लास बन गई है 30 to 40 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले सबसे पहले आप फॉर्मूला समझ लो। यहाँ पर आपकी मॉडल क्लास क्या है, 30 to 40 है, ये आप अच्छे से याद रख लो, ये आपकी मॉडल क्लास है। तो मुझे बताओ ये क्या है, ये है एल, एल यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है हायर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपकी क्या हो गई मॉडल क्लास की, 30। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस कर लेना है, फिर आपके पास आ जाता है ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। फिर आपके पास आता है F1। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि ये इसका जो यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं टोटल, तो 30 से 40 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है आपके पास, 5 फ्रीक्वेंसी है। तो F1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 आ गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, समझ में आ रही है मेरी बात। ओके, अब ये है F1, हमेशा याद रखो F1 होती है मतलब एग्जैक्ट उसी क्लास मॉडल की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपके पास आता है F0। अब F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग मॉडल क्लास। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, प्रेसीडिंग मॉडल क्लास, इसका मतलब कि इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी। बहुत ज्यादा सिंपल, ये याद रखो कि F1 क्या है, एक बीच की चीज है, F0 यहाँ पर इससे पहले वाली चीज है और F2 इसके बाद वाली चीज है। तो F0 यानी कि आपको इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिख देना है F0 के अंदर, और जो F2 होता है ना वो है सक्सीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। बहुत ज्यादा सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है आपका F0, ये होता है आपका F1 और ये होता है आपका F2। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट अप कर देनी है। तो यहाँ पर F1 में हमारे पास क्या आ गया, इसको ब्रैकेट में डाल लेती हूँ, मेरे पास 5 आ गया। माइनस कर रही हूँ मैं किसके साथ, मैं माइनस कर रही हूँ F0 के साथ, यानी कि 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको माइनस कर दिया। उसके बाद मुझे डिवाइड करना है 2 इंटू F1 के साथ। F1 क्या है मेरे पास, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, माइनस F0 क्या है मेरा, 3 है, फिर माइनस F2 क्या है मेरा, 4 है, ठीक है। एंड दैट्स इट। एंड मल्टीप्लाई हमें करना है H के साथ। H क्या रह गया भाई, H हमारी क्लास विड्थ रह गई 30 से 40, यानी कि क्या है विड्थ, 30 to 40 आपकी
क्या है डिफरेंस, एग्जैक्टली 10 की रेंज है इसके बीच में, है ना, तो आपकी क्लास विड्थ आ जाती है यहाँ पे 10। एंड जब आप इसको कैलकुलेट करोगे डायरेक्टली कैलसी में डाल के, तो आपको मोड की वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ग्रुप्ड डेटा का मोड आप कैसे निकाल रहे होते हो। एक बार और फॉर्मूला को हम रिवाइज कर लेते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या है, आप भी मेरे साथ लिख लेना। एल है, एल क्या है, आपकी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, फिर आप प्लस करते हो, फिर आप बड़ा सा जो है यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे दो ब्रैकेट्स आ जाते हैं, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा, एंड इसके बीच में आपके पास डिवीजन आ जाता है। क्या इतना आपको याद हो गया? अब इसके बाद आपको पता है कि F0, F1, F2 क्या होता है, तो वो आप पहले फाइंड आउट कर लेना। पहले आप फॉर्मूला में क्या लिखोगे, F1 माइनस F0 लिखोगे, ठीक है। यानी कि पहले आप क्या कर रहे हो, जो एग्जैक्ट हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसके पहली वाली फ्रीक्वेंसी से माइनस कर रहे हो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, 2 टाइम्स F1 कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बार हो गया, तो अब यहाँ पे सेकेंड बार होना है, तो सेकेंड टाइम कर लो उसको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस एग्जैक्टली सेम F0 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास F2 भी है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप एक बार F2 को भी माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक से माइनस किया है इसलिए F1 रखा, यहाँ पर 2 से आपको माइनस करना है इसलिए 2 टाइम्स F1 रखोगे, एंड इस पूरी की पूरी चीज को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है H के साथ, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखनी है, एंड आई होप अब आपको ये पूरा फॉर्मूला याद हो गया होगा। अगेन L प्लस पूरा ब्रैकेट, दो छोटे, एक छोटा ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट, F1 माइनस F2, 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2, एंड डिवीजन आ जाएगा बीच में, एंड एट लास्ट मल्टीप्लाइड बाय H। H क्या होता है, आपकी क्लास की विड्थ हो जाती है। आई होप इट इज सुपर क्लियर नाउ, एंड आई होप कि आप लोग इसको लिख के नोट डाउन भी कर रहे हो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला है। चलो, मीन देख लिया हमने, मीडियन देख लिया हमने, मोड देख लिया। नाउ लेट्स कम ऑन टू मिड रेंज, ठीक है। अब ये मिड रेंज क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है, ये आपका एवरेज होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का। एवरेज है, इसका मतलब डिवाइड बाय 2 तो होना कंफर्म है, बाकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का यहाँ पर एवरेज निकाल रहे होते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ले लो, मिनिमम वैल्यू ले लो, प्लस कर दो और पूरे को डिवाइड कर दो बाय 2। सिंपल एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर मैक्सिमम 49 है, मिनिमम 19 है, कुछ नहीं, 49 प्लस 19 करो, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट इज योर मिड रेंज, ठीक है। सही है बात, बहुत इजी से फॉर्मूलाज है ना। देखो वेबसाइट के ऊपर ना मैंने ये चीट शीट भी मतलब अपलोड कर दी है, सी दिस, ये चीट शीट भी मैंने यहाँ पर आपके लिए अपलोड कर दी है। सारे के सारे फॉर्मूलाज है इसके अंदर। लास्ट 5 मिनट्स जो है ना एग्जाम से पहले ये वाली चीट शीट आपको देख के जानी है। काफी इजीली मैंने आपको इसमें सब कुछ अच्छे से बता दिया है, एंड हाँ, आपको काफी इजीली सारे फॉर्मूलाज भी इसमें रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग वेबसाइट पे जाके नोट्स जो है ऑलरेडी आपने परचेज कर लिए हैं, एंड डेफिनेटली आपको इसमें सारी चीजें विथ क्वेश्चन बैंक, विथ मास्टर सॉल्यूशंस, नोट्स एंड ऑल ऑफ द चीट शीट सब अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए, दैट वाज अबाउट द चीट शीट। यहाँ पर मिड रेंज की बात हो रही थी, एंड आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। नाउ कंपैरिजन देख लेते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये 4 ही थे, मीन, मीडियन, मोड और मिड रेंज। एंड आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें आपको इन चारों को इसी फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना है। ये आपका फॉर्मूला है, मीडियन के लिए आप मिडल वैल्यू निकालते हो, मोड के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ग्रुप्ड अगर डेटा है तो उसके लिए आप डिफरेंट फॉर्मूला लिख के दिखा सकते हो। बाकी ये मिड रेंज का फॉर्मूला है, बेस्ट है। कब इनको यूज करना है तो इनके लिए ये सब लिखा हुआ है, एंड लिमिटेशन जो भी है वो लिख दी है, एक बार आप इसको रीड आउट कर सकते हो। अदरवाइज फॉर्मूले से ज्यादा आपको इसके ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा, अब हम देखने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। अभी तक हमने जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखा, उसमें हमने देखा सेंटर ऑफ डेटा कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो है कि एग्जैक्टली डेटा कितना स्प्रेड आउट है, कैसे स्प्रेड आउट है, ठीक है। तो वो स्प्रेड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है, इसके अंदर मैं आपको सब अच्छे से समझा देती हूँ। तो बेसिकली जो डिस्पर्जन होता है ना, डिस्पर्जन का मतलब ही होता है क्या, स्प्रेड ऑफ डेटा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, स्प्रेड ऑफ डेटा, या एक बार पढ़ लेते हैं। while measures of central tendency describe central of data, measures of dispersion describes how spread out or scattered the data values are around that center। center यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मीन की बात हो रही है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर जो है ना मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कौन से हैं आपके पास, रेंज,
वेरिएंस, मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। काफी इजीली मैं आपको इनके फॉर्मूलाज बता दूंगी। जैसे मोड का फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन अब आपको याद हो गया है, सिमिलरली ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहली बात कर लेते हैं रेंज की। काफी ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे करना होता है ना, आपको रेंज मिल जाती है। ठीक है, सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ये, कुछ नहीं, बस डिफरेंस निकालना है आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू का। ठीक है, काफी सिंपल है। यहाँ पर स्टूडेंट आईडीज है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 है, मिनिमम आपके 19 है, माइनस कर दो, वही आपका क्या है, रेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर भी रेंज जो है वो आउटलायर से इन्फ्लुएंस होती है। ऑब्वियसली अगर कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई या कुछ ज्यादा ही छोटी वैल्यू आ गई तो ऑब्वियसली ये रेंज पे अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो रेंज में आपको कोई इशू होगा, काफी सिंपल सा ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज वेरिएंस। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको यहाँ से ध्यान देना है क्योंकि सिंपल वाले फॉर्मूलाज यहाँ तक खत्म हो जाते हैं, थोड़ा सा अब आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप इसको डाइजेस्ट कर पाओ। चलो वेरिएंस की हम बात कर रहे हैं, रेंज ओनली यूजेस टू नंबर्स, ये हमने देख लिया अभी तक, बट वी वांट द मोस्ट एक्यूरेट वे टू फाइंड आउट द और टू मेजर द स्प्रेड, है ना। हमने सिर्फ दो नंबर से रेंज डिफाइन कर ली, एक मैक्सिमम से लेके और मिनिमम से लेके हमने रेंज डिफाइन कर दी, बट हमें क्या चाहिए, हमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट चीज चाहिए जिससे हम स्प्रेड को फाइंड आउट कर पाए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वेरिएंस का आ रहा होता है। वेरिएंस का मतलब है कि हाउ फार ईच वैल्यू इज फ्रॉम द मीन, एक एक वैल्यू मीन से कितनी दूर है ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अगर वैल्यूज जो है, अगर ये मीन है, ठीक है, अगर वैल्यूज मीन से दूर है इसका मतलब वेरिएंस जो है वो लार्ज होगा, एंड अगर वैल्यूज के पास है इसका मतलब वेरिएंस जो है वो स्मॉल होगा। समझ में आ रही है बात। अब सिंपल फॉर्मूला हमारे देख लेते हैं वेरिएंस का। पॉपुलेशन वेरिएंस होता है, सैंपल वेरिएंस होता है। तो पॉपुलेशन वेरिएंस के अंदर अगर पॉपुलेशन रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है तो यू विल यूज दिस, एंड बेसिकली अगर आपको कोई सैंपल दिया हुआ है तो उसके अंदर आप ये यूज करते हो। दोनों भी फॉर्मूलाज बहुत सिंपल है। वेरिएंस का आप ये यूज करते हो, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आपके पास समेशन आ जाता है, एंड यहाँ पर आता है xi माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस है। इसके अंदर आपके पास ये जो xi है ये क्या है, एक एक एलिमेंट एक एक वैल्यू है। म्यू क्या है, हमेशा याद रखो म्यू आपका क्या होता है, म्यू आपका कंप्लीटली मीन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको याद रखना है। यहाँ पर जो म्यू है वो पॉपुलेशन मीन को डिनोट कर रहा है, क्या कर रहा है, पॉपुलेशन मीन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पॉपुलेशन मीन को म्यू डिनोट कर रहा है, और ये कैपिटल एन क्या है आपका, कैपिटल एन आपका पॉपुलेशन साइज है। समझ में आ गई बात, काफी सिंपल सा था। तो ये याद रखो ये पॉपुलेशन रिलेटेड है। सेम फॉर्मूला सैंपल वेरिएंस के अंदर आ जाएगा, सेम टू सेम एज इट इज, बस यहाँ पर म्यू है ना, म्यू हम पॉपुलेशन मीन को बोल रहे हैं, एंड हमारा जो सैंपल मीन होता है उसको हम एक्स बार बोल रहे होते हैं। एक्स बार किसको बोल रहे होते हैं हम, सैंपल मीन को। तो सिंपल कुछ नहीं सर, सिर्फ यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यही आप इसको एस स्क्वायर बोल दो या फिर सिग्मा भी बोल सकते हो। समेशन आ जाएगा, एक्स आई आ जाएगा माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड एट लास्ट सैंपल साइज माइनस 1। ये पूरा आपका क्या होता है, सैंपल वेरिएंस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको अच्छे से पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस दिखाना होगा अगर वेरिएंस का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो आपके पास क्या है, वैल्यूज गिवन है 5 7 9 3, क्लियर है। आपको क्या दिया, कैसे फाइंड आउट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला पता हो के भी आप लास्ट एंड पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हो कि कैलकुलेट कैसे करें, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखो। सबसे पहले आप लोग मीन फाइंड आउट करते हो, तो जो डेटा दिया है मीन फाइंड आउट कर लो जल्दी से। 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3, टोटल कितनी वैल्यूज हैं, डिवाइड बाय 4 कर लो, वैल्यू आपके पास आंसर आ जाता है यहाँ पे 6। तो सबसे पहला स्टेप 1, स्टेप वाइज करने जाओगे बहुत इजीली आपका क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप जाओगे कि डायरेक्टली कैलसी में सब कुछ एक बार में पुट कर दूं, उसमें 99% चांसेस हैं आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मीन कैलकुलेट करो। सेकेंड चीज है कि आप लोग जो है ना, ये वाला जो है, ये वाली जो वैल्यूज है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ये फाइंड आउट करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो
सबसे पहले आपको पता है कि xi क्या है, आपका वैल्यू है, और x बार क्या है, आपका मीन है। ठीक है, तो आपके पास 5 है, 5 को क्या करोगे आप, यहाँ पर माइनस किसके साथ करोगे, मीन के साथ। तो मीन क्या मिला है भाई, अभी तो फाइंड आउट किया है, 6 मिलेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसका सबका प्लस करते जाना है। ठीक है, ये याद रखो। लेकिन सबसे पहले स्क्वायर डेविएशन स्टेप 2 के अंदर आप एक एक की वैल्यू निकाल लो। तो 5 माइनस 6 किया, -1 निकल गया। वैसे ही 7 माइनस 6 किया, 1 निकल गया। 9 माइनस 6 किया, 9 माइनस 6 किया तो क्या होगा आपके पास, अच्छा स्क्वायर भी करते जा रहे हैं, ये भी याद रखो। ठीक है, 9 माइनस 6 आपके पास 3 होगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 माइनस 6 यानी कि ये वाला 3, और माइनस किया मीन के साथ, अगेन आपके पास -3 आएगा, लेकिन स्क्वायर करके 9 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अब आपके पास ये वाले समेशन करना है इसको। ठीक है, तो समेशन कर लेंगे हम 1 + 1 + 9 + 9 एंड डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला जो है आप ये वाला कंसीडर कर सकते हो, n वाला। ठीक है, मेजरली n-1 कंसीडर नहीं करते हैं, तो सिंपल आप डायरेक्टली जितने नंबर ऑफ आपके क्या है रिकॉर्ड्स है, आप बस उतना यहाँ पर यूज कर सकते हो। एंड एट लास्ट आपका जो वेरिएंस आया है वो है 5। ठीक है, काफी सिंपल है, आपको स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले आपको मीन निकालना है, उसके बाद आपको x माइनस एक्स बार स्क्वायर वाला हर एक टर्म की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद उसका समेशन करना है एंड डिवाइड बाय n कर देना है। दैट्स इट, एंड आपको जो है यहाँ पर वेरिएंस मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। काफी सिंपल सा इसका भी आपको डेफिनेशन एंड मैंने फॉर्मूलाज करके दिखा दिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू मीन डिविएशन। ठीक है, मीन डिविएशन क्या होता है, ये थर्ड टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन है आपका, एंड काफी सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी हमने ऑलरेडी समझ लिया है वेरिएंस क्या होता है। इसका मतलब हम क्या मेजर कर रहे हैं कि एक एक वैल्यू मीन से कितनी दूर है ना, एक एक वैल्यू मीन से कितनी दूर है, ये हम यहाँ से मतलब वेरिएंस से ढूंढ रहे हैं। बट वेरिएंस के अंदर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें बार बार स्क्वायर करना पड़ रहा है ना, डिविएशन का स्क्वायर करना पड़ रहा है, जो कि यहाँ पर तो छोटी वैल्यूज हैं, मतलब बेरेबल है। बट अगर बड़ी वैल्यूज होगी तो दे आर लार्जर एंड हार्डर टू इंटरप्रेट। तो स्टैटिस्टिशियंस ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एक सिंपलर मेजर दैट इज कॉल्ड एज मीन डिविएशन, जो कि आपके वेरिएंस से काफी ज्यादा इजी होता है कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज इसमें स्क्वायर वाला टर्म कंप्लीटली निकाल दिया है। तो यहाँ पर देखो, मीन डिविएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, एवरेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम द मीन। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे क्या करना है, मीन डिविएशन यानी कि समेशन ऑफ xi माइनस x बार। बस याद रखो कि यहाँ पर क्या होता है, आपकी मोड होता है, मोड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एंड डिवाइड बाय n हो रहा होता है। कुछ नहीं, बस आपका यहाँ से जो है ना, ये स्क्वायर जो है वो निकाल दिया है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। क्लियर है, तो ये होता है आपका मीन डिविएशन। एंड अगेन सेम चीजें आपको करनी है, पहले आपको मीन निकालना है, मीन के बाद आप सिंपल एब्सोल्यूट डेविएशन निकालोगे। एब्सोल्यूट समझ में आ रही है बात, जो मोड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाती है, ये आपको याद रखना है। एंड फाइनली मीन डिविएशन में आप डिवाइड बाय 4 करोगे एंड आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टूड। बहुत ज्यादा सिंपल है मीन डिविएशन एज कंपेयर टू वेरिएंस। एट लास्ट आपका जो फोर्थ नंबर का मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड ये काफी सिंपल है क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जो भी वैल्यू आपकी वेरिएंस की आई होगी वो आपको अंडर रूट ले लेना है, एंड दैट इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसके अंदर भी पॉपुलेशन एसडी और सैंपल एसडी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। आई होप यू गॉट इट, काफी सिंपल है। स्टैंडर्ड डिविएशन में हमें क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारा जो डेटा है वो कैसे स्प्रेड हुआ है अराउंड द मीन। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिमिलर चीज आपको करनी है। अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन जितना छोटा होगा मतलब वैल्यूज आपके मीन के क्लोज हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जितना लार्ज होगा इसका मतलब जो वैल्यूज हैं वो काफी वाइडली स्प्रेड है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है एम्पेरिकल रूल। ठीक है, इंपेरिकल रूल है 68, 95, 99.7 रूल। तो ये क्या रूल है इसको समझ लो। यहाँ पर अगर डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो बेल कर्व होता है ना वो फॉलो करता है, तो कुछ एक अमेजिंग सी चीज होती है, मैं आपको समझाती हूँ। 68% का जो डेटा होता है ना वो सिर्फ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के अंदर लाई करता है। ठीक है, 95% ऑफ जो डेटा है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस में लाई करता है, और 99.7% ऑफ जो वैल्यूज होती हैं वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर लाई करती हैं। तो बस आपको ये याद रखना है, वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपल सा आप याद रख लो। जैसे इमेजिन करो कि क्लास की एवरेज है, सब फॉर एग्जांपल
क्लास में जो मार्क्स हैं उसकी एवरेज है 50, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसका निकल के आया है वो है 5, ठीक है। तो इसका मतलब 68% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो स्कोर किया है वो अराउंड आप ऐसे समझ सकते हो कि 45 to 55 स्कोर किया है। 95% स्टूडेंट्स ने 40 to 60 स्कोर किया है और 99.7% 35 to 65 स्कोर किया है। तो ऐसे आप जो है ना यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर पाते हो। तो सिंपल आपको इसको ऐसा याद रखना है 68, 95 एंड 99.7। अगर बेसिक इंपेरिकल रूल के बारे में आपको पूछा जाए तो आपने इतना भी लिख दिया तो इट इज इनफ। क्लियर है? आई होप यू गॉट इट। एंड नाउ वी आर डन विथ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एज वेल, ठीक है। हमने काफी अच्छे से रेंज समझ लिया। रेंज का फॉर्मूला मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। मीन डिविएशन देख लिया जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सिंपल ये जो स्क्वायर है यहाँ से वो निकाल दिया है, ये वेरिएंस होता है, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस हो रहा होता है, ठीक है। तो अगेन याद रख लो हमने क्या देखा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा, उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन देखा। आपको अच्छे से इन सबके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए एंड उसमें कौन से मेजर्स हैं ये याद होने चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो बेस थ्योरम पे आते हैं, दैट इज द स्टार क्वेश्चन फॉर योर इनसेम गाइस। एंड बेस थ्योरम को समझने से पहले आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझना पड़ेगा ताकि आप बहुत इजीली बेस थ्योरम डाइजेस्ट कर पाओ। एंड काफी सिंपली मैं आपको समझा दूंगी, थोड़ा सा माइंड अपना रिलैक्स रखना ताकि ज्यादा इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो लेट सपोज आई टेल यू जो प्रोबेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम पर्सन जो है इंश्योरेंस बाय करेगा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी लेट सपोज 20% है कि कोई रैंडम पर्सन जो है इंश्योरेंस बाय कर रहा है। बट इतना बोलने के बाद मैंने आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दी कि कोई पर्सन जो है ना इंश्योरेंस बाय कर रहा है लेकिन ऑलरेडी उसने हाउस लोन भी ले रखा है ना, उसने ऑलरेडी हाउस लोन भी ले रखा है एंड नाउ ही इज गोइंग टू बाय इंश्योरेंस। तो कैन यू थिंक कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ बाइंग इंश्योरेंस इट विल स्टे सेम इन बोथ द केसेस? ऑब्वियसली नॉट, राइट। सो जब हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। एंड ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलने पे प्रोबेबिलिटी चेंज होने वाला जो सिस्टम है इसी को बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब कि नॉर्मल बंदा इंश्योरेंस बाय कर रहा है ये तो मैंने बोल दिया, ठीक है, 20%। लेकिन ऐसा मतलब लोग जो कि ऑलरेडी हाउस लोन ले रखे हैं एंड नाउ दे आर लाइक इन्वेस्टिंग और बाइंग इंश्योरेंस, तो उस केस में जो है वो दोनों भी चीजें होना इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कुछ अलग हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब हमें कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो दैट कम्स अंडर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेसिक सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ। देखो, P ऑफ A गिवन दैट B, ये जो डंडा है, ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं गिवन दैट, ठीक है। क्या बोलते हैं? गिवन दैट। तो ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब ऐसा समझो, ये जो मैंने बोला नॉर्मल इंसान क्या ले रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है, वो है आपका A। और जो मतलब ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी होम लोन ले चुके हैं एंड वो भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो है आपके बी। तो ऐसी क्या कंडीशन है या ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब कि ऑलरेडी हाउस लोन भी ले रखा है एंड वो लोग क्या करना है, वो लोग इंश्योरेंस भी बाय कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई कि क्या है, उनके पास हाउस लोन भी ऑलरेडी रखा है एंड वो इंश्योरेंस भी बाय कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला आता है वो है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले P ऑफ A इंटरसेक्शन B आता है एंड ये होता है डिवाइड बाय P ऑफ B, ठीक है। ये क्या है, आपकी कंडीशन की प्रोबेबिलिटी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको। तो ये फॉर्मूला आपका सिंपल सा किसका होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होता है। एंड इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बेस थ्योरम जो है वो आपके ऐसा बोलो कि मतलब बॉर्न हुई है एंड इसी के मतलब बेसिस पे बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो डिजाइन हुआ है।
है। बेस थ्योरम का फॉर्मूला का कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये कोई ऐसे डायरेक्टली नहीं आया है, ये कहीं ना कहीं से डिराइव होके आया है। तो अगर आप बताओ कि इसको डिराइव कैसे करना है, तो मैं आपको सिंपल से समझा सकती हूँ। इफ आई हैव सम स्पेस, सी यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ। अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, P ऑफ A गिवन दैट B, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो वो क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। और मैं डिवाइड किसके साथ कर रही हूँ, मैं डिवाइड कर रही हूँ P ऑफ B के साथ। क्यों, क्योंकि P ऑफ B यहाँ पर है राइट साइड में, एग्जैक्ट जो कंडीशन है, मतलब हाउस लोन भी है और वो लोग इंश्योरेंस भी बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। ये सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, समझ में आ गई बात। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि P ऑफ A गिवन दैट B इज, यानी कि ये P ऑफ B को अगर मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊं तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। समझ में आ गई बात, कुछ भी इसके अंदर हार्ड नहीं है। तो ये थी फर्स्ट चीज, ठीक है। अब सेकंड चीज मैं क्या कर रही हूँ, यही फॉर्मूला एग्जैक्ट डिटो, जस्ट मैं क्या कर रही हूँ, B की जगह A एंड A की जगह B। इसका मतलब मैं यहाँ पर अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन को चेंज कर रही हूँ। यानी कि मैं मतलब वो लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं जिनके पास हाउस लोन है। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, वो लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं जिनके पास हाउस लोन है। और इन्हें इसे कैसे पढ़ा जाएगा, वो हाउस लोन मतलब जिनके पास हाउस लोन है वो इंश्योरेंस ले रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, P ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा, B इंटरसेक्शन A आ जाएगा, और नीचे क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर राइट में क्या है A, तो यहाँ पर A आ जाएगा। एंड इसी को एग्जैक्टली मैं यहाँ पर करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, P ऑफ B इंटरसेक्शन A, एंड P ऑफ A लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो यहाँ पर P ऑफ A आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा P ऑफ B इंटरसेक्शन A। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे क्या नजर आ रहा है, सी यहाँ पर भी P ऑफ A इंटरसेक्शन B है और यहाँ पर भी P ऑफ B इंटरसेक्शन A है ना। 1 इंटरसेक्शन 2 करो या 2 इंटरसेक्शन 1 करो, बात तो सेम ही होती है ना, बात तो सेम ही होती है। तो इस केस में हमने क्या सोचा कि अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना इसको इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली ट्राई करूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे P ऑफ A गिवन दैट B, ठीक है, P ऑफ A गिवन दैट, एक सेकेंड, P ऑफ A गिवन दैट B, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है मेरे पास, डॉट P ऑफ B इज इक्वल टू, एंड किसके इक्वेट किया मैंने, ये वाले फॉर्मूले के। तो P इज इक्वल टू B प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। तो इस केस में आपका बेस जो थ्योरम है उसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट बन चुका है। बस एक छोटा सा यहाँ पर आपको और करेक्शन करना है, क्या, ये वाला जो P ऑफ B है इसको आपको डिनोमिनेटर में लेके आना है। तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ अपना इरेजर, एंड आई विल जस्ट मेक श्योर कि मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ एंड डिवाइड कर दूं, यहाँ पर आई विल शो डिवीजन, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका P ऑफ B। तो ये जो फॉर्मूला आपका बनता है दैट इज नथिंग बट बेस फॉर्मूला, बेस थ्योरम। देख लो यहाँ पर क्या है बेस थ्योरम, यहाँ पर देख लो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ B गिवन दैट A एंड डिवाइड बाय P ऑफ B, ठीक है। काफी इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है वो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया। तो अगर आपको डिराइव भी करने आएगा तो आप काफी इजीली, यही फॉर्मूला डेरिवेशन है जो मैंने आपको वहां पे सिखाया है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करते हो, बेस थ्योरम को डिफाइन करते हो। अब जो बेस थ्योरम होती है ना, इसमें ये सारे जो प्रोबेबिलिटीज हैं इनको कुछ नाम दिए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपली लिख के बताती हूँ कि इनके क्या नाम होते हैं एग्जैक्टली। तो ये वाला जो है ना, ये P ऑफ A गिवन दैट B, इसको बोला जाता है क्या, पोस्टेरियर। क्या बोला जाता है, पोस्टेरियर। आपको बस नाम याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है, पोस्टेरियर। फिर ये वाली जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये वाली P ऑफ B गिवन दैट A, इसको बोला जाता है लाइकलीहुड। क्या बोला जाता है, लाइकलीहुड, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये जो P ऑफ A है इसको बोला जाता है प्रायर, ठीक है, प्रायर। और ये जो P ऑफ B है इसको बोला जाता है मार्जिनल,
ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है, मतलब ये सपोज आप ऐसे समझो ना, एक प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके लिए पहले हमें इन 3 प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास ये जो है ना एग्जैक्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही होगी, ठीक है। तो जो P ऑफ A है वो प्रायर है, P ऑफ B मार्जिनल है, P ऑफ B गिवन दैट A लाइक्लीहुड है, ठीक है। तो ये आपको पोस्टीरियर देता है। समझ में आ गई बात? काफी ज्यादा सिंपल सा था, एंड यही बस आप जो है यहाँ पर याद रख सकते हो। तो ये देख लो यहाँ पर ये फॉर्मूला, मतलब ये कुछ आपके पास मैंने ना एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सिंपल से यहाँ पर एग्जांपल है आपको स्पैम ईमेल फिल्टर। तो बेसिकली जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल होता है ना, मशीन लर्निंग मॉडल होता है, तो बेसिकली वो क्या यूज करते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अगर हम देखें तो स्पैम ईमेल ये करना, मतलब हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बनाए हैं एंड सुने भी हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये इंटरनली कैसे काम करते हैं, तो ये बेस थ्योरम पे काम कर रहे होते हैं। समझ में आ गई बात? तो कैसे हम इसको देखें, कैसे कैलकुलेट होता है बिहाइंड द सीन सारी चीजें। तो यहाँ पर आपको P ऑफ स्पैम दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम कितना दे रखा है 0.50, यानी कि 50% चांसेस हैं कि ये स्पैम है। क्लियर? प्रोबेबिलिटी वर्ड यहाँ पर फ्री है, देखो यहाँ पर फ्री भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री गिवन दैट स्पैम, मतलब वो स्पैम भी है एंड फ्री, नॉट स्पैम एंड फ्री, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री भी यहाँ पर दिया है, एंड हमें फाइंड आउट करने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम वेयर द वर्ड फ्री अपीयर्स, मतलब कि ऐसे ईमेल्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिसके अंदर फ्री वर्ड जो है वो अपीयर कर रहा है। तो ऐसे इसके लिए हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो देखो स्टेप 1 हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री फाइंड आउट करेंगे, है ना, स्पैम छोड़ो, हम पहले फ्री की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली फ्री का जो फॉर्मूला है उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये स्पैम है, ठीक है, तो उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ये स्पैम है, एक सेकेंड, ये स्पैम है, ठीक है, तो 0.50 आ गया हमारे पास स्पैम के लिए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कि स्पैम है एंड फ्री भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे किसके साथ, कि वो स्पैम नहीं भी है, और मतलब कुछ कुछ होते हैं ना कि जो स्पैम नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर फ्री वर्ड हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड दोनों को ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.50 इंटू 0.001, ठीक है, एंड जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी P ऑफ फ्री की वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप कैलसी में पुट करोगे, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 0.1005। अब आपको क्या देखना है कि फ्री है लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पैम है। तो उस केस में अब आप क्या करोगे, ये जो P ऑफ फ्री की आपने वैल्यू निकाली है ना, वो है P ऑफ B की वैल्यू, ठीक है, वो है P ऑफ B की वैल्यू। तो अब आपको सिंपली इसको यहाँ से डिवाइड कर देना है। आपको क्या देखना है कि ये क्या है, फ्री है वर्ड और वो स्पैम भी है, ठीक है, तो हमें नॉट स्पैम वालों को यहाँ से रिमूव करना है। तो उस केस में P ऑफ स्पैम जो हमसे पूछा है, गिवन दैट कि वो फ्री उसके अंदर वर्ड होना चाहिए, तो वो कैसा होगा 0.50 इंटू 0.20 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, तो 0.20 आ जाएगा, एंड जो हमने ये P ऑफ फ्री फाइंड आउट किया है ना वो आ जाएगा, ठीक है, 0.995। तो इससे हमारे पास कैलकुलेट होके जो वैल्यू आएगी वो ये है, दैट इज 99.5% प्रोबेबिलिटी है कि वो ईमेल क्या है, स्पैम है। समझ में आ गई बात? कितना सिंपल सा था। ऐसे ही आप लोग ये भी देख लो, ग्रुप वाला मैं आपको एक समझा देती हूँ। इसमें क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्शन लाइन रिपेयर्स, ठीक है, प्रोडक्शन लाइन रिपेयर्स वाला। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपको टेक्नीशियन दिया है, परसेंट ब्रेकडाउन है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट, मतलब कि ये लोग टेक्नीशियन है एंड इतना इनका काम दिया हुआ है इनको, ठीक है, 20% काम जनक को दिया है, 60% तरुण को, 15% गौतम को एंड 5% प्रसाद को। बाकी यहाँ पर इनकम्प्लीट में क्या नजर आ रहा है कि इन्होंने इतने काम, इतना जो इनको काम दिया है इसमें से इन्होंने कितना इनकम्प्लीट छोड़ा है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कितना छोड़ा है, अब यहाँ पर ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। पूछा क्या है कि इनकम्प्लीट है एंड कितना किसका इनकम्प्लीट है,
जनक का, ये हमें यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले याद रखो, जैसे कि यहाँ पर भी हमें पूछा गया था क्या, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम गिवन दैट फ्री, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री निकाला। तो ये ट्रिक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट आप यहाँ पे कैसे निकाल रहे होगे, देखो यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जनक की, ठीक है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, इसलिए 20 को डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये तो नॉर्मल है, क्या आएगा आपके पास, एक सेकेंड, आई एम हैविंग प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पर आपके पास अगेन आई जस्ट रब दिस थिंग, या तो 20 डिवाइड बाय 100 क्या होता है, बेसिकली आपका यहाँ पर 0.2, ठीक है, यानी 0.20 हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो 0.20 इंटू हमने क्या किया, इसके इनकम्प्लीट काम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने प्लस किया, फिर तरुण का जो काम है 60% इंटू उसने जितना काम इनकम्प्लीट छोड़ा है वो उसको ऐड किया, सिमिलरली ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, सिमिलरली ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आई कैलकुलेट होके, यानी कि टोटल इनकम्प्लीट जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आई, 0.0875 आई, ठीक है। अब हमें निकालनी है सिर्फ जनक की, कुछ नहीं करना है भाई, जो जनक की प्रोबेबिलिटी वाला हमने यहाँ पे लिखा था उसको इस टोटल इनकम्प्लीट से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो है यहाँ पर 0.11 समथिंग, यानी कि 11.43% अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। इतना काम जनक के साइड से इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये तो प्रोबेबिलिटी थी ना, हमें परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट काम इनकम्प्लीट है जनक के साइड से, है ना। कितना सिंपल है। अब आप एक सिंपल सा होमवर्क ट्राई आउट कर सकते हो, आप तरुण, गौतम और प्रसाद के लिए सेपरेटली यही वाला जो है ना फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ तरुण गिवन दैट इनकम्प्लीट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गौतम गिवन दैट इनकम्प्लीट, ऐसे आप प्रसाद का भी निकाल लो, ठीक है। बस इतने ये 2 क्वेश्चंस आपने कर लिए, इससे ज्यादा कुछ भी आपको नहीं आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। वैसे भी बेस थ्योरम एक्सप्लेन ही करने आएगा, तो आपको मैंने बता दिया आपको क्या एक्सप्लेन करना है। सिंपल सा आप डेफिनेशन लिखोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आपको स्टार्ट करना है क्योंकि हमें आंसर को लंबा खींचना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करो, उसके बाद बेस थ्योरम इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद उसका फॉर्मूला डिराइव करो काफी ज्यादा सिंपल से, उसके बाद आप एक आध एग्जाम्पल इन दोनों में से लिख के दिखा दो जो भी आपको सिंपल लगे, ठीक है। एंड दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर, आई होप बेस थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी। Now let's come on to very important topic and end to end topic है हमारे ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्लियर है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करती हूँ ताकि आप रिलेट करो टॉपिक के साथ। फॉर एग्जाम्पल किसी बिस्किट का ना कंपनी है, ठीक है, कोई बिस्किट की कंपनी है एंड उसमें क्या है ना, वो क्या बोल रहा है कि मतलब वो क्लेम कर रहा है भाई कि हमारा जो बिस्किट का पैकेट है उसका वेट एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम्स, ठीक है। तो ये उसने क्लेम करा है भाई हमारा जो बिस्किट का पैकेट है वो इतना ही है, उसका एग्जैक्टली जो वेट है वो 100 ग्राम्स ही है। बट हाउ कैन वी वेरीफाई कि वो जो बोल रहा है वो करेक्ट है ना। वी कैन नॉट चेक मिलियंस ऑफ पैकेट्स ना, हमारे पास उसने मिलियंस ऑफ पूरे पैकेट्स रख दिया है, वो बोलेगा कि आप एक एक चेक करो, तो क्या हम एक एक चेक करते बैठेंगे, नो एग्जैक्टली राइट। सो हम क्या करते हैं, हम छोटा सा स्मॉल सैंपल ऑफ पैकेट्स ले लेते हैं और फिर उनको टेस्ट करते हैं एंड फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पे आते हैं, एंड इसी प्रोसेस को बोला जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। समझ में आ गई बात, इसी जो मेथड है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। समझ में आ गई बात। बस अब हाइपोथेसिस क्या है, सी इट इज अ टेंटेटिव अजम्पशन मेड अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर in order to draw out and test its logical consequences. Statistics में बात करें तो hypothesis testing is the process of using sample data to evaluate an assumption about a population. मतलब कि उसने मिलियंस ऑफ पैकेट्स की बात करी ना, बिस्किट पैकेट्स की बात करी, लेकिन हम इस सैंपल डेटा को जो है टेस्ट करेंगे जो कि ऑन बिहाफ वो कंप्लीट मिलियंस ऑफ पैकेट्स का होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, यही वाला एग्जांपल यहाँ पर भी लिखा है। अब इसकी जरूरत क्या है भाई, व्हाई वी नीड दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो इन टुडेज डेटा ड्रिवन वर्ल्ड जो डिसीजंस हैं वो डेटा के ऊपर बेस्ड है,
है ना। तो यहाँ पर हमें जो है काफी ज्यादा डेटा हमारे पास हो गया है एंड कोई भी कुछ भी क्लेम कर सकता है, तो वी नीड टू टेस्ट दैट थिंग्स, राइट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हेल्प्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन बिजनेस, हेल्थ केयर एंड एकेडमिया। वो भी जो अपना डिसीजन निकाल रहे हैं, जो वो क्लेम कर रहे हैं, वो भी किसी कैलकुलेशन से क्लेम करेंगे, तो दे कैन ऑल्सो यूज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इट एस्टिमेट्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैटिस्टिकल वेरिएबल्स, जिसके वजह से आपके रॉन्ग कंक्लूजन्स नहीं आते हैं, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड, इसके वजह से आपकी रिसर्च और बिजनेस डिसीजंस भी क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मेडिकल ड्रग टेस्टिंग आपको करनी है, उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज होता है। मार्केट रिसर्च आपको करनी है, उसमें यूज होता है। क्वालिटी टेस्टिंग करनी है फैक्ट्रीज के अंदर, उसमें यूज होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की अगर नीड लिखने आ जाए तो आप काफी सारी नीड्स उसमें दिखा सकते हो। नाउ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना दो टर्म्स होते हैं, काफी ज्यादा अब ये आपको हार्ड लगेंगे अगर आपने पहले इनको कहीं एग्जाम वगैरह में देख के छोड़ दिया होगा। काफी सिंपल है, मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगी एंड डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो अभी जो मैंने आपसे बात की, क्या बात की कि वो कंपनी ने क्लेम किया है कि 100 ग्राम्स तो फिक्स है भाई, हर एक पैकेट का वेट 100 ग्राम्स फिक्स है, तो वो उसने क्लेम किया है ना। तो वो जो उसने क्लेम किया है वो होता है एच नॉट। समझ में आ गई बात। एच नॉट यानी कि नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस यानी कि प्रीवेलिंग बिलीफ अबाउट द पॉपुलेशन, मतलब वो कंपनी खुद इस चीज को बता रही है ना, क्लेम कर रही है। तो वो जो क्लेम करने वाली चीज होती है उसको हम बोलते हैं एच नॉट। ठीक है, समझ में आ गई बात। नाउ फॉर एग्जाम्पल वही चीज है क्या, 100 ग्राम, 100 ग्राम्स वाली बात। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस में हमारे पास जो एच नॉट आ गया है वो क्या आ गया है, 100 ग्राम्स। अब एच वन क्या होता है, एच वन होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब जब हम टेस्ट करते हैं, जब हम कोई जेड टेस्ट, टी टेस्ट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम टेस्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी अप्लाई करते हैं। मतलब कि एच वन क्या हो गया, इसके अपोजिट, मतलब 100 ग्राम से कम होगा या 100 ग्राम से ज्यादा होगा, बस 100 ग्राम नहीं होगा, है ना। तो वो होता है आपका H1, जिसके अंदर आपका H1 क्या बोल सकते हो आप, इट इज नॉट इक्वल टू 100 ग्राम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, हम प्रूव ऐसे करते हैं कि हम लोग पहले उसको हम ऐसे बोलते हैं कि भाई ये है ही नहीं, है ना। और एट लास्ट अगर फिर वही आंसर निकलता है तो हम बोलते हैं भाई कि हमने क्या किया, एच नॉट को वी आर नॉट एबल टू रिजेक्ट इट, है ना। हम ये नहीं बोलते कि हम H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम उस टाइम पे बोलते हैं कि हाँ हम H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं ये वर्ड आप कभी नहीं बोलोगे। आप कब क्या बोलोगे, आई फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। देखो यहाँ पे नोट में भी मैंने लिखा हुआ है, वी नेवर एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, वी ओनली फेल टू रिजेक्ट इट। मतलब उसका वही है, लेकिन हम हमेशा क्या है, हम क्या बोलते हैं, वी फेल टू रिजेक्ट इट। समझ में आ गई बात। एंड यार यहाँ पर जो ये साइंस यूज होते हैं, इक्वल वाले सारे साइन यहाँ पर यूज होंगे, एंड यहाँ पर इक्वल वाला कोई भी साइन यूज नहीं होगा। ये जब हम और एग्जांपल्स करेंगे तो काफी इजीली आप समझ जाओगे, लेकिन इसमें अच्छे से याद रखो कि ये नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। आई होप आप समझ चुके हो क्या है ये। ओके, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अगेन आई विल से, जो डिफॉल्ट बिलीफ होता है, जो कंपनी हमें चाहती है कि हम इसको सच समझे, है ना। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, उसका अपोजिट क्लेम, जो हम लोग समझते हैं टेस्ट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स क्या है आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। तो या तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो आपका एच नॉट सही होगा या तो एच वन सही होगा, है ना। अब दोनों के बीच में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो हमेशा या तो एच नॉट सही होगा या तो एच वन सही होगा। तो पॉसिबल आउटकम्स तो दो ही हैं। क्या पॉसिबल आउटकम, सबसे पहला है कि आपने एच नॉट रिजेक्ट कर दिया, मतलब जो कंपनी ने क्लेम किया था वो आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया कि जो एच वन है वो आपने एक्सेप्ट किया कि जो कंपनी ने क्लेम किया था वो गलत है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एच नॉट रिजेक्ट कर रहे हो और एच वन को एक्सेप्ट कर रहे हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो एच नॉट है, मतलब जो कंपनी ने क्लेम किया है वो करेक्ट है। उस केस में
मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यू विल नेवर से कि आप एच नॉट एक्सेप्ट कर रहे हो, आप क्या बोलोगे, फेलियर टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है, और इनसफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि सिंपल आप ऐसा ही समझो कि वी हैव फेल्ड टू रिजेक्ट इट, है ना, और एच वन यहाँ पर हमने रिजेक्ट कर दिया है, और एच नॉट को वी आर फेल टू रिजेक्ट इट, इनडायरेक्टली हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, सही बात है। तो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी आपके समझ में आ गए, क्लियर है। अब क्यों कौन से टाइप्स के एरर्स आ सकते हैं भाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर। सबसे पहली बात मैं आपको दो सिनेरियोस बताती हूँ, ठीक है, आप कोर्ट रूम के अंदर हो, ठीक है, कोर्ट में हो आप सपोज, उसमें एच नॉट क्या है, मतलब क्लेम क्या कर रहे हैं, क्लेम क्या कर रहे हैं कि जो पर्सन है जिसको मतलब जिसके ऊपर हमारे अभी इस वक्त कोर्ट में बात चल रही है, वो पर्सन क्या है, इनोसेंट है, ठीक है, वो पर्सन क्या है, इनोसेंट है, ये क्लेम कर रहे हैं। और H1 क्या है, उसका अपोजिट, कि जो वो पर्सन है वो एग्जैक्टली लेट सपोज गिल्टी है, ठीक है, दैट पर्सन इज गिल्टी, मतलब उसने कुछ तो किया है। तो ये दो टाइप्स के एरर्स हैं जो हमारे साथ हो सकते हैं। कौन से दो टाइप्स के एरर, टाइप 1 एरर जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम इस एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, है ना, मतलब वो ट्रू है पर हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, हम एरर की बात कर रहे हैं। एक बार इस चीज को हम आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखो, हम एरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, एरर की बात कर रहे हैं जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हो सकती है, कि वो इनोसेंट है, मतलब कि एच नॉट ट्रू है पर फिर भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर उस इनोसेंट पर्सन को पनिश कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस इनोसेंट पर्सन को पनिश कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, ये टाइप 1 एरर हो गया। टाइप 2 एरर ये है कि आपने क्या किया, एच नॉट को एक्सेप्ट किया जब वो फॉल्स था, मतलब कि इनोसेंट नहीं था पर आपने फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि यहाँ पर आपने क्या किया, गिल्टी पर्सन को मतलब छुड़वा दिया, और जो इनोसेंट, मतलब ऐसे समझ में आ रहा है आपको, गिल्टी पर्सन जो आपने डिटेक्ट आपको जिसको करना था, आपने उसको मिस कर दिया, है ना। तो टाइप 1 को आप क्या बोल सकते हो, टाइप 1 को आप ऐसे बोल सकते हो कि ये फॉल्स अलार्म है ना, फॉल्स अलार्म है, कि आपका क्या है, वो इनोसेंट था फिर भी आपने उसको क्या करा, पनिश करवाया। टाइप 2 यानी कि आपने मिस कर दिया, किसको मिस करा, मिस्ड डिटेक्शन, है ना, डिटेक्शन यानी जिसको पकड़ना चाहिए था उसको आपने छोड़ दिया। समझ में आ गई बात, तो ये दो टाइप के एरर आप अच्छे से याद रख सकते हो। अब क्या स्टेप्स हैं आपके हाइपोथेसिस के, वो मैं आपको समझा देती हूँ, काफी सिंपल से स्टेप्स हैं, इसको आप एज अ प्रोसीजर समझना। सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस यानी एच नॉट पता होता है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी H1 पता होता है। स्टेप 2 में आप क्या करते हो, आप सिलेक्ट करते हो सिग्निफिकेंस लेवल यानी कि अल्फा, जो कि टिपिकली 0.05 होता है या 0.01, मेजरली आपको गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो हमेशा जो अल्फा है वो आपको 0.05 कंसीडर करना है, या फिर 0.01 भी कर सकते हो पर मेंशन करना, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट, अप्रोप्रिएट टेस्ट चूज करोगे। हमारे पास Z टेस्ट होता है, T टेस्ट होता है, और काई स्क्वायर टेस्ट होता है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, मैं आपको वो कंडीशंस भी बताऊंगी, तो आप उस कंडीशन के हिसाब से फिर टेस्ट चेक करते हो, ठीक है, चूज करते हो, फिर आप कैलकुलेट करते हो उस टेस्ट के स्टैटिस्टिक्स को फ्रॉम द सैंपल डेटा, फिर उससे आपके पास पी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू मिल रही होती है, एंड उसके बाद आप डिसीजन लेते हो कि भाई आपको रिजेक्ट करना है या फिर फेल टू रिजेक्ट एच नॉट करना है, यानी एच नॉट सही है, जो क्लेम है वो सही है ये बताना है, या उसको रिजेक्ट कर देना है, एंड एट लास्ट आप रिजल्ट इंटरप्रेट करते हो। समझ में आ गई बात, एक बार और सारे स्टेप्स देख लो। आप पहले H0 H1 को डिफाइन करते हो, फिर अल्फा जो है वो सिलेक्ट करते हो कि आपको अल्फा यानी सिग्निफिकेंस लेवल क्या चूज करना है, उसके बाद आप टेस्ट को चूज करते हो, फिर उसका टेस्ट के जो है पूरा टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आप पी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू निकालते हो, एंड एट लास्ट डिसीजन लेते हो कि H0 रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। सही हो गई बात, समझ में आ गई। अब सिग्निफिकेंस लेवल और पी वैल्यू की बात करें, तो पहले तो सिग्निफिकेंस लेवल जो मैंने आपको बोला, अल्फा, अल्फा क्या होता है ना, तो अल्फा एक प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर्स। तो अभी जो ये मैंने एरर आपको समझाए, ये मैंने ऐसे ही नहीं समझाए थे, मैंने आपको इसलिए समझाए थे ताकि आप आगे के कॉन्सेप्ट को अब अच्छे से समझ सको। टाइप 1 एरर क्या था, कि भैया वो इनोसेंट है पर फिर भी आपने उसको पनिश कर दिया, मतलब कि वो H0 सही था पर फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया,
है ना। तो इस केस में आपका जो है ना ये सिग्निफिकेंस लेवल होता है जो प्रोबेबिलिटी बताता है कि एग्जैक्टली आपकी टाइप 1 एरर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हमेशा यूजुअली हम सिग्निफिकेंस लेवल को 5% कंसीडर करते हैं, यानी कि 0.05 कंसीडर करते हैं। ठीक है, या फिर 1% कंसीडर करते हैं, जिसको 0.01 बोलते हैं। क्लियर है। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? सिग्निफिकेंस लेवल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। क्लियर है। अब पी वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर पी वैल्यू भी हमने एक टर्म देखी थी। तो पी वैल्यू क्या होती है? पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी, अगेन ये हमें क्या बताता है कि एग्जैक्टली हमारा जो मतलब एविडेंस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट एच नॉट, मतलब कि जो हम एच वन चूज कर रहे हैं ना वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट एच नॉट। क्लियर है। तो वो होती है आपकी पी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, अगर p वैल्यू लेस देन सिग्निफिकेंस हो जाए, जो भी p वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो वो अगर लेस देन सिग्निफिकेंस हो जाए, याद रखो, तो उस केस में आप क्या करते हो? रिजेक्ट करते हो h नॉट को। देखो ये फाइनल है जिससे आप कंक्लूजन निकाल रहे होगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर p वैल्यू लेस देन सिग्निफिकेंस वैल्यू हो गई तो आप रिजेक्ट करते हो, और अगर p वैल्यू जो है ग्रेटर या इक्वल हो जाए सिग्निफिकेंस लेवल के तो आप क्या करते हो? आप एक्सेप्ट करते हो, यानी कि आप क्या बोलते हो? फेल टू रिजेक्ट, है ना। फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, मतलब कि आप बोलते हो भाई हमने कोशिश तो करी लेकिन वो क्लेम सही है। ठीक है, हमने उसको गलत ठहराने की कोशिश करी पर वो सही है। क्लियर है बात? आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। देखो काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हमारा यूनिट चल रहा है एंड इससे ज्यादा डीप में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। एंड यू वुड बी वंडरिंग कि एग्जैक्ट न्यूमेरिकल्स, भाई एग्जैक्ट न्यूमेरिकल्स आपको यही आने वाले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी मैं आपको मास्टर सोल्यूशन गो थ्रू कराऊंगी, आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो आपने पढ़ा है वो कितना वर्थ इट है कितना नहीं। ठीक है, चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कोरिलेशन। ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन क्या होता है ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया मुझे बताओ? हमने सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज पढ़ा। याद करो वो फॉर्मूलाज, पॉज करो, अगर पेपर होगा तो एक बार और फॉर्मूलाज को लिख के देखो बिना देखे, नहीं तो फिर वापस रिवाइंड करो, उन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो। सेकेंड चीज हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन देखा, जिसमें हमने रेंज देखी, मीन डेविएशन देखा, वेरिएंस देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, है ना। सबके फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। देन हमने क्या देखा? हमने बेस थ्योरम देखी। बेस थ्योरम में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी। एग्जैक्टली फिर हम लोग आए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर, जिसके अंदर हमने नल हाइपोथेसिस और एक्चुअल क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस और क्या होता है यहाँ पे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी एच नॉट और एच वन को देखा, एग्जैक्टली उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो समझा। देन हमने टाइप्स ऑफ एरर समझे, उसके बाद मैंने आपको प्रोसीजर बताया एंड देन सिग्निफिकेंस लेवल और पी वैल्यू के बारे में समझा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ तक हमने मेजरली अपना स्टैटिस्टिक्स देख लिया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू कोरिलेशन। क्लियर? तो कोरिलेशन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स लेट मी आस्क यू समथिंग। देखो इफ फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट जो है कुछ घंटे पढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, मतलब अगर वो सपोज 2 घंटे पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स सपोज इतने हैं। अगर वो 4 घंटे पढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। अगर वो 10 घंटे पढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स और ज्यादा बढ़ेंगे। मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स विल से कि अगर हम घंटे मतलब नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करेंगे स्टडी के तो हमारे मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। ओके, तो ये सिंपली क्या हो गए, दोनों चीजें, मार्क्स और आपके नंबर ऑफ आवर्स रिलेटेड हो गए। यही रिलेशन क्या है दोनों वेरिएबल्स के बीच में? कोरिलेशन। समझ में आ गई बात? तो कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि क्या वो दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या वो एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं या एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, या इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है ना। तो उसी हिसाब से पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी जिसमें वो क्या कर रहे हैं, एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे मार्क्स वाला। एक होता है अपोजिट डायरेक्शन यानी नेगेटिव वाला, यानी कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है? जैसे कि अगर कोई चीज है, जैसे अगर गर्ल्स अगर जा रही है, अगर वो कोई इयरिंग लेने जा रही है, अगर वो सपोज 100 रुपीज का मिल रहा है तो काफी ज्यादा सेल होगी उस मार्केट की। एंड अगर उस मार्केट ने सडनली उसका प्राइस 500 कर दिया तो भाई उसकी
वैसे ही क्या होता है, उसका कोई लेने नहीं जाता। मतलब प्राइस इंक्रीज कर दिया तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये होता है अपोजिट डायरेक्शन यानी नेगेटिव आपका कोरिलेशन। बाकी शो नो पैटर्न यानी कि कोई भी इसके बीच में रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वो उसमें होता है नो कोरिलेशन। तो कोरिलेशन के तीन टाइप्स हो गए, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। समझ में आ गई बात। नाउ आर क्या होता है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर क्या होता है आपका, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हमेशा याद रखो ये जो आर आपका होता है ना, वो हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में होता है। ठीक है, -1 से +1 के बीच में होता है। अब यहाँ पर जो है ये -1 +1 क्या है, तो इंटरप्रिटेशन भी समझ लो। यहाँ पर +1 है, इसका मतलब पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब हाइट और वेट एक इंसान के अगर मतलब हाइट बढ़ रही है तो वेट भी कंपलसरीली बढ़ेगा। तो ये है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आर होगा प्लस पॉजिटिव। और अगर आर आपका क्या है ना, 0 से लेके 1 के बीच में है, मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब ठीक है, स्टडी ऑफ आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एग्जाम स्कोर्स भी बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टडी ऑफ आवर्स के बीच में आप लोग मोबाइल भी उसको में गिन रहे हो, मोबाइल कितनी देर चला रहे हो वो भी आपका सब इंक्लूड हो रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो जो है आपकी करेक्ट मतलब रिलेशन आप फाइंड आउट नहीं कर पाओ। तो वो 0 से अगर आपका 1 के बीच में, तो आप बोलते हो ठीक है पॉजिटिव कोरिलेशन है। बट परफेक्ट कब होगा, जब आर आपका 1 होगा। ठीक है, बाकी आर 0 है मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, जैसे कि शूज का साइज और आपकी IQ उसमें कोई मतलब कंपैरिजन नहीं होता है। बाकी -1 और 0 के बीच में मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है। आपका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो हॉट ड्रिंक्स आपके उनकी सेल्स जो है वो डिक्रीज ही होने वाली है। ठीक है, आर -1 है मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, जैसे मैंने आपको बताया प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो फॉर्मूला है इसका, बहुत ज्यादा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। कोरिलेशन मेजरली हम लोग जो यूज करते हैं वो ये वाला फॉर्मूला है, फिर भी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर R इज इक्वल टू, ठीक है, यही यही लिख लेती हूँ अगर इफ वी आर यूजिंग दिस ओनली। तो सिंपली आपके पास n आता है यहाँ पे। ठीक है, क्या आता है, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ सैंपल्स। ओके, तो n है आपके पास, n आ जाएगा यहाँ पे। आई डोंट हैव मच स्पेस, वेट आई विल राइट बिलो। यहाँ पर R इज इक्वल टू n। ठीक है, उसके बाद आप समेशन करते हो किसका, x y का। x y, x क्या है आपका, मतलब हमारे पास लेट सपोज x है स्टडी ऑफ आवर्स, y है आपके एग्जाम स्कोर्स। ठीक है, तो x और y को आप मल्टीप्लाई करोगे। एग्जाम्पल में हमारे पास नीचे ये, डोंट वरी, जस्ट मैं फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद आप इसको माइनस करोगे बाय समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ y। ठीक है, दोनों का अलग अलग लेके फिर आप इसको पूरे को डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड करोगे, आप इसका पूरे का पहले स्क्वायर रूट लोगे एंड उसके बाद यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर आपके पास आ जाता है n समेशन ऑफ x का स्क्वायर माइनस एंड फिर समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर आपका समेशन ऑफ x का है और ये पूरे होल स्क्वायर का है। ठीक है, ओके, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी करो एंड y के लिए लिख दो। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली, वेरी सिंपल। तो बस इस फॉर्मूले को 2-3 बार लिख लो, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर एक्स वाई मल्टीप्लाई करना है इनके साथ, माइनस समेशन एक्स और इनटू समेशन ऑफ वाई। एंड वैसे ही यहाँ पर मैंने आपको इन दोनों का एक्सप्लेन कर लिया। अब पियर्सन कोरिलेशन में आपको क्या दिया जाएगा, आपको ऐसे ग्रुप डेटा दिया जाएगा, स्टडी आवर्स है आपके पास और एग्जाम स्कोर्स है। आप कुछ नहीं, आप पहले तो n फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 आ गए। समेशन ऑफ x फाइंड आउट करोगे, 2 + 4 + 5 + 6 + 8, क्या आएगा आपके पास 25। वैसे ही समेशन ऑफ y फाइंड आउट करोगे, ये आ जाएगा। अब समेशन ऑफ एक्स वाई यानी कि 2 + 50, 2 × 50 प्लस 4 × 60 प्लस 5 × 65 प्लस 6 × 70 प्लस 8 × 85, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1770। वैसे ही आप क्या निकालोगे, समेशन ऑफ x का स्क्वायर निकालोगे। ठीक है, समेशन ऑफ x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल लिया। सिमिलरली वाई स्क्वायर, आप समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालोगे, 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर, ऐसे करके तो आपको ये मिल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, वो फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है, आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जितनी आर की वैल्यू आपकी 1 के क्लोज होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ये याद रखना, आर की वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, तो कभी अगर आपको कैलकुलेशन में 1 से ऊपर या -1 से नीचे आ रहा है, मतलब आपका आंसर गलत है, आपको
आपको उसको चेक करने की जरूरत है, ठीक है। तो पियर्सन कोरिलेशन आपको कैसे निकालना है ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, जिसमें हम सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर 3 टाइप के टेस्ट पढ़ेंगे, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। बहुत ज्यादा सिंपल है, जिसके अंदर मैं काफी इजीली आपको समझा दूंगी। देखो, सैंपल हाइपोथेसिस टेस्ट जो होता है ना, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ, वही एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल, चलो अब बल्ब का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कंपनी ने क्लेम किया है कि जो एवरेज लाइफ है एक बल्ब की वो है 1000 आवर्स, ठीक है। ये क्या बोला है, कंपनी ने क्लेम किया है। तो भाई अब हम इसको वेरीफाई कैसे करें, हम 1000 आवर्स बैठे हैं और मिलियंस ऑफ बल्ब्स को मेजर करें क्या, तो लाइफ की लाइफ निकल जाएगी। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम क्या करेंगे, पहले कुछ सैंपल ऑफ बल्ब्स लेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे भाई जो तुमने क्लेम किया है वो करेक्ट है या नहीं। इसी प्रोसेस को अगेन क्या बोला जाता है, सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हम सैंपल का यूज करेंगे, कुछ बल्ब्स लेंगे एंड उनको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, जो मतलब देखो सबसे पहले जेड टेस्ट आ जाता है आपके पास। जेड टेस्ट में हम क्या करते हैं, जेड टेस्ट जो होता है ना, इसकी पहले कंडीशन याद रखो। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर अगेन आई विल लेट यू नो, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था इस वाले पॉइंट में स्टेप 3 में, कि आप चूज करते हो कौन सा टेस्ट है ना। तो इस केस में आपको चूज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स पता होने चाहिए। तो वो पैरामीटर्स क्या है, जेड टेस्ट आप कब चूज करोगे, जब सैंपल साइज जो है वो लार्ज है, n इज ग्रेटर देन 30, मतलब आपके जो सैंपल्स हैं वो काफी ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, ठीक है। और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी ये सिग्मा जो है वो आपको गिवन है, ठीक है। तब आप क्या करते हो, जेड टेस्ट को अप्लाई करते हो। समझ में आ गई बात। तो इससे आपको पता चलता है कि जो सैंपल मीन है वो कितना आपका जो है ना डिफरेंट है, या फिर कितना सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो रहा है आपके पॉपुलेशन मीन के साथ। खैर, मैं आपको सिंपल एक फॉर्मूला बता देती हूँ जेड टेस्ट का, याद रख लो। जेड टेस्ट क्या होता है आपका, जेड टेस्ट होता है आपका एक्स बार, ठीक है। एक्स बार क्या है, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, ओके, पॉपुलेशन मीन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आता है क्या, सिग्मा, यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। और इसको आप एक बार, एक सेकेंड में इसको और रफ करती हूँ ताकि और क्लियर आपको हो जाए। यहाँ पर आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, एन क्या है आपका सैंपल साइज। देखो सारी चीजें आपको गिवन होंगी, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ n, ठीक है। तो एक्स बार है आपका सैंपल मीन, म्यू है आपका पॉपुलेशन मीन, फिर डिवाइड करोगे आप पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, और फिर से डिवाइड करोगे अंडर रूट ऑफ n के साथ। देखो अगर खुद करना होता तो मैं बोलती कि आपका फॉर्मूला हार्ड है, पर सब कुछ आपको कैलसी से करना है, फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, ठीक है। चलो, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द एग्जाम्पल। तो जेड टेस्ट के अंदर देखो वही 1000 आवर्स वाला हमारा एग्जाम्पल है। इसमें आपको n गिवन है 50, ठीक है। एक्स बार यानी कि आपको सैंपल मीन गिवन है, सैंपल मीन डायरेक्टली गिवन है, देखो 980 आवर्स आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का दिया है 100 आवर्स, ठीक है। उसके बाद आपको अल्फा यानी कि सिग्निफिकेंस लेवल्स जो मैंने आपको बोला था वो गिवन है। अगर नहीं भी होता तो हम यही कंसीडर करते। चलो सही हो गई बात, मतलब हमारे पास एक्स एन भी है, हमारे पास एक्स बार भी है एंड ये सब है। और बाकी हमारे पास क्लेम क्या है, हमारा क्लेम है 1000 आवर्स, मतलब कि जो एच नॉट है, एच नॉट यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है वो गिवन है हमें 1000। और हम H1 क्या देखेंगे इसमें, कि भाई जो तुमने बोला है वो गलत है, इसका मतलब जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू 1000 है, ठीक है। म्यू यानी क्या, म्यू यानी कि वही आपका जो हाइपोथेसिस है हम उसको म्यू कंसीडर करते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन मीन। क्लियर है बात, सारी वैल्यूज तो आ गई आपके पास, पुट करो। आपके पास फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ n, ये फॉर्मूला है आपका, है ना, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आप अप्लाई कैसे करोगे, तो z इज इक्वल टू एक्स बार क्या गिवन है 980 माइनस म्यू क्या गिवन है, म्यू 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 हमें यहाँ पर 1000 के लिए देखना है, ठीक है। तो 1000 हमने यहाँ पर लिखा और डिवाइड करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 0.05 अपॉन अंडर रूट ऑफ n, अंडर रूट n क्या है आपका 50। भाई जल्दी से पुट करो इस पूरे चीज को कैलसी के अंदर, चेक करो आपके पास वैल्यू आएगी -1.50,
0.41, ठीक है, यहाँ पर भी लिखिए। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या है आपके पास? क्रिटिकल वैल्यू है 0.05, ठीक है, क्या है क्रिटिकल वैल्यू? 0.05, और z की वैल्यू क्या आई है? -1.41। इस केस में आपको क्या करना होता है, देखो आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो z टेस्ट, ठीक है, आई विल जस्ट ट्राई इफ आई कैन। यहाँ पर आपके पास आएगा z टेस्ट, ठीक है, या z टेस्ट टेबल, वेट, z टेस्ट टेबल। तो यहाँ पर जो है आपके पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ये टेबल होती है ना। तो इसमें क्या होता है ना, 1 सेकेंड, यस, ये टेबल होती है, इसमें z की वैल्यू होती है एंड यहाँ पर आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो z की वैल्यू आई है और जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आई है, अब वो क्या करते हो, देखते हो, एंड यहाँ पर जो वैल्यू आती है उसको आप कंसिडर कर लेते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी गिवन होती है एग्जाम्स में, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई आपके पास टेबल नहीं होता। जैसे लॉग हम करते थे, लॉग टेबल का यूज करते थे, वैसे z टेस्ट की टेबल होती है, t टेस्ट की टेबल होती है, ये सारी चीजें होती है, क्लियर है। तो उसमें अब आप क्या करते हो, आप z की वैल्यू को कंपेयर करते हो 0.05 के साथ। ये चीज आप याद रख लो, याद रख लो बिल्कुल। इस चीज को आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है कि भाई अगर वैल्यू दी नहीं है तो अब मैं क्या करूं, है ना। तो ऐसे केस में आप लोगों को याद रख लेना है, एक नोट आप यहाँ पर लिख लो कि अगर आपकी अल्फा की वैल्यू आपने, आई विल राइट बाय रेड कलर, हाँ, अगर अल्फा की वैल्यू जो है वो आपने क्या ली है, 0.01 यानी कि 1% ली है, तो उसमें जो आपकी क्या वैल्यू, जो हमने यहाँ पर वैल्यू कंसीडर करनी है, किसकी वैल्यू, यहाँ पे जिसके साथ हमें कंपेयर करना है उसको, ठीक है। तो वो कंपेयर जिससे करना है ना, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर आती है +-2.58, ये याद रख लो। मेजरली अल्फा की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 0.05, तो हमेशा उसकी जो z टेस्ट टेबल में से वैल्यू आती है वो आती है 1.96। तो प्लीज इस चीज को याद रख लो। एंड मेजरली अगर फॉर एग्जांपल आपको 10% दे दिया, यानी कि 0.1 दे दिया, उस केस में आपकी वैल्यू होती है 0.645। वैसे इतना देंगे नहीं, लेकिन याद रखने वाली चीज आपके लिए ये है, ठीक है। 0.01 भी कुछ हद तक आप याद रख सकते हो, 2.58, बाकी ये तो आपको 100% याद रखना है 1.96, ठीक है, +-1.96 याद रखना है। अब ये +-1.96 क्या है भाई, ये तो समझ में नहीं आया। तो इस केस में आपको मैं समझाती हूँ। आपके पास क्या होता है, एक बेल कर्व होता है, ठीक है, ये बेल कर्व होता है, ठीक है। आपको क्या बोला है यहाँ पर, ये आपका अल्फा है 0.05 और यहाँ पर टू टेल्ड। अभी ये टू टेल क्या है, वन टेल क्या है, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, मैं समझा दूंगी। फिलहाल ऐसा समझो, यहाँ पर ये जो 0.05 है यानी कि 5% बोला गया है, 5% का आधा आपका इस साइड होगा, 5% का आधा आपका इस साइड होगा, यानी कि यहाँ पर जो आपकी ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है बेल कर्व के अंदर, ये वैल्यू है आपकी -1.96 और ये वाली जो वैल्यू है ये है +1.96। समझ में आया अब मैंने ये क्यों निकाला था। अब आपको ये देखना है, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है बेल कर्व का, ये है रिजेक्शन वाला पोर्शन और ये वाला है एक्सेप्टेंस वाला पोर्शन। मतलब कि आपकी जो z वैल्यू आई है, अगर वो ऐसी वैल्यू है जो कि इस वाले पोर्शन में लाई कर रही है, इस वाले पोर्शन में लाई कर रही है भाई, तो रिजेक्ट कर दो, है ना। मतलब कि यहाँ पर हमने h क्या लिया है, μ = 1000, यानी जो उसने क्लेम किया है वो गलत है, रिजेक्ट कर दो। और अगर यहाँ पर आ जाता है यानी एक्सेप्टेंस वाले एज में आ जाता है, मतलब कि h0 को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आई है, -1.41, यानी कि अगर मैं इसको 1.41 मॉड करके कंसीडर करूं तो मुझे बताओ ये कहां पर आएगा, 1.96, 1.41 सब यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। इसका मतलब मेजरली कहां पर आया, आपके एक्सेप्टेंस वाले पोर्शन में आया, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फेल्ड टू रिजेक्ट h0। क्लियर है बात। आप ये बेल कर्व बना के भी दिखा सकते हो, अदरवाइज जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया था, वेर 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 आर जो है वो आपका, यस, ये जो आपकी वैल्यू है वो लेस देन आर है, तो रिजेक्ट h0 ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो। फिलहाल आप बेल कर्व दिखा के करोगे तो इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल ऑन द एग्जामिनर, ठीक है। तो ये काफी इजी सा था, मैं वापस से रिवाइज कर देती हूँ, सारी चीजें आपको गिवन है एंड आपको यहाँ पर जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड आपकी जो वैल्यू आएगी, फिर आपको जो आपने सिग्निफिकेंस लेवल चूज किया है उस हिसाब से आपको यहाँ पर एक पॉइंट वैल्यू मिलेगी, जिसको आप बेल कर्व पे
ड्रॉ करोगे एंड फिर देखोगे कि भाई वो जो रिजेक्शन वाला एरिया कहीं वहां पे तो आपको z वैल्यू नहीं आ रही, अगर आ रही है तो फिर रिजेक्ट कर दो h नॉट को, और अगर आपकी एक्सेप्टेंस रीजन में वैल्यू आ रही है तो फिर आप क्या बोलोगे, वी आर फेल्ड टू रिजेक्ट h नॉट। ठीक है, तो ये था आपका z टेस्ट। t टेस्ट को अभी आगे हम देखेंगे, पर यहाँ पर देख लो मैं आपको वन टेल्ड टू टेल्ड टेस्ट को समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आई वांट यू टू शो दैट, एक सेकेंड, आई वांट यू टू शो मास्टर सोल्यूशन। ठीक है, आई विल जस्ट गो थ्रू यू ऑल गाइस फ्रॉम द मास्टर सोल्यूशंस एंड आई लेट यू नो एग्जैक्टली कहाँ पर आपको क्या करना है। वेट, आई हैव दैट थिंग ऑफ, this is, yeah, correct, this one, लेफ्ट टेल्ड वर्सेस राइट टेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बेल कर्व मैंने आपको दिखाया, ठीक है, जो बेल कर्व मैंने आपको दिखाया उस केस में हमने क्या किया, हमने दोनों साइड में देखा, राइट। हमने कैसे देखा, ऐसे, मतलब हमने 0.05 को ही हाफ में डिवाइड कर दिया, हाफ इधर दे दिया, हाफ इधर दे दिया, है ना, यानी कि अल्फा, ये क्या है हमारा अल्फा है, राइट, अल्फा बाई 2 किया, अल्फा बाई 2 किया। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा एक साइड में अल्फा ले रहे हैं, यानी कि पूरा इस साइड में 0.05 या फिर पूरा राइट साइड में 0.05, है ना, तो इसको बोला जाता है लेफ्ट टेल्ड और राइट टेल्ड। ठीक है, तो इस केस में ये होता है टू टेल्ड, लेफ्ट टेल्ड और राइट टेल्ड। इस केस में हम क्या कंसीडर करते हैं, देखो आपको क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि 1000 आवर्स उसने क्लेम करा था, हमें बस ये देखना था कि क्या 1000 आवर्स ही है ना, मतलब हमें बस मतलब नॉट इक्वल टू चेक करना था, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है उसका क्लेम, है ना। तो वो जो हमने देखा वो था ये वाला नॉट इक्वल टू वाला, इसलिए हमने टू टेल वाला कंसीडर किया। अब फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं कि अब हमारा वे जो वेट है ना, जो बिस्किट का वेट की हमारी बात हो रही थी 100 ग्राम्स, ठीक है, तो उसमें वो 100 ग्राम्स बता रहा है, लेकिन हो सकता है कि उससे कम हो, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग इफ मीन इज लेस देन, है ना, तो वो लेस देन में कंसीडर करते हैं, कभी ग्रेटर देन में कंसीडर करते हैं। तो जब ग्रेटर में कंसीडर करेंगे, क्वेश्चन में आपको ग्रेटर देन लिख के आया है तो आप सिर्फ राइट टेल्ड को यूज करोगे। क्वेश्चन में अगर लेस देन लिख के आए, देखो ये कीवर्ड्स हैं आपके क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो आप लेफ्ट टेल्ड का यूज करोगे। समझ में आ गई बात, काफी ज्यादा सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बेल कर्व में जो है ना आपको चेंजेस दिखानी है, सिर्फ इसी साइड आप कंसीडर करोगे, है ना। मतलब अगर इस साइड आपका क्या है, अगर आ भी जाता है, मतलब इस साइड आपकी मतलब कितनी भी वैल्यू होगी वो एक्सेप्टेबल होगी, वो एक्सेप्टेबल होगी, लेकिन यहाँ पर जो हमने रीजन बना दिया है ना, इसमें अगर वैल्यू आ गई तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर पैटर्न राइट टेल्ड में चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कहाँ पे आपको लेफ्ट टेल, राइट टेल और टू टेल को यूज करना है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। नाउ लेट अस मूव ऑन टू काई स्क्वायर टेस्ट एंड इसके बाद लास्ट हम टी टेस्ट देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है ना, ये क्या होता है, देखो मैं आपको अच्छे से समझाते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड फॉर कैटेगोरिकल डेटा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपकी कैटेगोरिकल डेटा, है ना। तो कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, देखो अगेन आई विल लेट यू नो, सी सो बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर करें तो हम अगर आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, लेट सपोज कि हम बोलना चाह रहे हैं कि मेल एंड फीमेल कस्टमर्स क्या वो सेम प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं या नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा, राइट। तो इसमें 1 0 या न्यूमेरिकल काइंड ऑफ कोई डेटा नहीं होता है, इसमें कैटेगोरिकल डेटा होता है, यानी कि वर्ड्स में डेटा होता है ना। तो सच काइंड ऑफ डेटा इज स्टैटिस्टिकली कैलकुलेटेड बाय यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे डेटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। काई यानी कि काई का सिंबल ये होता है एंड स्क्वायर, काई स्क्वायर हम लोग इसमें फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसका पर्पस यही होता है कि आपके कैटेगोरिकल जो वेरिएबल्स है ना, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो टेस्ट करना। ठीक है, तो जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो क्या आपका मतलब चेक करता है, तो इट चेक्स वेदर ऑब्जर्व्ड डेटा जो है क्या वो एक्सपेक्टेड डेटा से मैच कर रहा है, या फिर दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं या मतलब एक दूसरे पे रिलेटेड है, डिपेंडेंट है। तो इस केस में हमारे पास ये आता है, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बोला उसमें हम क्या चेक कर सकते हैं कि जेंडर वर्सेस प्रोडक्ट प्रेफरेंस, ये हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं
टू टाइप्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड गुडनेस ऑफ फिट। तो जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है इसमें हम देखते हैं कि क्या दो वेरिएबल्स रिलेटेड है या इंडिपेंडेंट है। तो हमारे इसमें वही वाला एग्जांपल आ जाएगा, कौन सा वाला, जो अभी मैंने आपको बोला, जेंडर वर्सेस क्या, प्रोडक्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है आपका टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में आ जाएगा। कुछ भी नहीं, आपको बस ये देखना है कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है या इंडिपेंडेंट है, ये चेक करना है, तो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस लगता है। अब गुडनेस ऑफ फिट वाला किस में लगेगा, जब आपको चेक करना है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो है ना, मतलब आप ऐसे समझ लो कि क्या वो मैच कर रही है या नहीं, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप गुडनेस ऑफ फिट चेक अप्लाई करते हो। तो ये दोनों भी काई स्क्वायर टेस्ट होते हैं आपके। काई स्क्वायर का एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, देखो, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी, जिसमें से माइनस आप करते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड इनको कर देते हो स्क्वायर, और फिर डिवाइड करते हो किसके साथ, एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ। तो ये पूरे का क्या होता है, समेशन होता है। याद रखो, पूरे का समेशन होता है। क्लियर है बात, काफी सिंपल सा ये मैंने आपको बताया। ओ आई यानी कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ई आई मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। काफी इजीली फॉर्मूला समझ में आ गया। देन आपके पास होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं, बहुत सिंपल है इसका फॉर्मूला। आपके पास टेबल गिवन होती है ग्रुप डेटा में, तो कुछ नहीं, रोज -1 इंटू कॉलम्स -1, कुछ भी नहीं, टेबल के हिसाब से आता है। बाकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फाइनल आता है वो रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल करके आता है। इसको हम अच्छे से करके देखेंगे। फिलहाल आप इस जो समरी है ना इस फॉर्मूलाज की, ये आप याद रख लेना। यहाँ पर आपके पास देख लो ये स्टेप्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी स्टेप्स बताए थे हाइपोथेसिस के लिए। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी H0 और H1 वेरिएबल्स आप स्टेट करोगे, फिर आप ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का कंटिंजेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे। कंटिंजेंसी टेबल क्या होता है ना, कि मतलब आप ऐसा समझ लो कि उसके अंदर मतलब प्रॉपर वैल्यूज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, हाँ इसको देखें तो यहाँ पर ये टोटल है, ये टोटल है, तो ऐसे कॉलम्स होना, यानी कि रोज तो प्रॉपरली अगर हम देखने गए तो कितने हैं, ये 2 रोज हैं और ये 2 कॉलम्स है, लेकिन हमने इसमें टोटल भी इंक्लूड किया है। तो ये होता है कंटिंजेंसी टेबल, एंड इसके ऊपर पीवाईक्यू भी आया हुआ है, जब हम मास्टर सोल्यूशन देखेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम कैलकुलेट करेंगे, फिर काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक हम फॉर्मूला के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, एंड एट लास्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे काई स्क्वायर को विद क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम काई स्क्वायर टेबल। देखो जैसे जेड टेबल थी वैसे ही काई स्क्वायर भी टेबल होती है, एंड फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे क्या रिलेशन है, एंड उसके हिसाब से रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे। सही है बात, चलो। यहाँ पर जो है हमारे पास एक टेबल गिवन है, ठीक है। इसमें क्या है, वही जेंडर वर्सेस प्रोडक्ट प्रेफरेंस वाला है जो मैं आपको बता रही थी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मेल फीमेल है यहाँ पे, और लाइक डिसलाइक है, ठीक है। ये आपकी क्या है, मतलब रोज एंड कॉलम्स है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या जेंडर अफेक्ट करता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। मेल बोल रहा है कि भाई हाँ मेल को पसंद है, वो फीमेल, मतलब ऐसा समझो कि कोई एक प्रोडक्ट है, वो मेल लाइक कर रहे हैं, 30 मेल्स ने लाइक किया है, 20 मेल्स ने डिसलाइक किया है। फीमेल्स में 10 फीमेल्स ने लाइक किया है, 40 फीमेल्स ने डिसलाइक किया है। तो ऐसा हमारे पास कोई कैटेगोरिकल, आप ऐसा समझ लो, कैटेगोरिकल नहीं बोल सकते, लाइक और डिसलाइक का इसके अंदर सीन है। तो हम इसको बोल रहे हैं कि भाई इसमें हमने इनको ऐसा डेटा क्रिएट किया है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप वन हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखो जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे फाइंड आउट होती है। तो मैं आपको बताऊं तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का एक ही फॉर्मूला याद रखो, राइट टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइड बाय टोटल। मतलब कि राइट टोटल के, अगर सपोज मुझे मेल लाइक की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, किसकी, मेल लाइक की, ठीक है। तो अगर मुझे ई मेल लाइक की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बहुत इजीली समझ लो, बहुत सिंपल है। तो रो टोटल यानी कि मेल के रो में देख लो भाई, अभी मुझे इसकी निकालनी है ना मेल लाइक, तो ये ऑब्जर्व्ड है, अब मुझे एक्सपेक्टेड निकालनी है, तो इसी का टोटल रो में देख लो क्या है, 50, ठीक है। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इसी के कॉलम टोटल देख लो क्या है, 40, तो मल्टीप्लाई करो 40 से, और पूरा टोटल क्या है भाई, ग्रैंड टोटल हमारा 100 है, तो उसको डिवाइड कर दो 100 से। तो आपको एक्सपेक्टेड मेल जो लाइक कर रहा है ना, वो आपको वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पर क्या आई है,
20। ठीक है, वैसे ही आप क्या करोगे डिसलाइक के लिए, चलो ई मैं आप एक और निकाल के दिखा देती हूँ, मेल और जो डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको सबकी निकालनी है, बहुत ज्यादा सिंपल है। कौन सा अब हमें फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हम इसका रो देखेंगे, उसके बाद हम इसका कॉलम देखेंगे। तो क्या आएगा 50 आएगा, उसके बाद कॉलम का क्या आएगा 60 आएगा और डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आ गया 30। समझ में आ रही है बात? तो काफी सिंपल से हमने एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे। एंड वैसे ही फीमेल का तो सिर्फ उसके ही रो और उसके ही कॉलम पे हमें फोकस करना है। तो सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम निकाल लेंगे यहाँ पे, काफी सिंपल सा ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको काई स्क्वायर लगाना है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला काफी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। क्या बोला गया है आपको काई स्क्वायर के फॉर्मूले में, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो बस वही करना है आपको यहाँ पे। यहाँ पर क्या करना है आपको, सबका समेशन करना है। मतलब देखो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड क्या है 30, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड हमने निकाल ली है 20। अब इसको हमें डिवाइड कर, इसका पूरे का स्क्वायर लेने के बाद हमें डिवाइड करना है किससे, एक्सपेक्टेड से। तो यहाँ पे आ गया एक्सपेक्टेड। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर हम ऐड करेंगे। एंड सिमिलरली फॉर मेल डिसलाइक, मेल डिसलाइक में क्या है, मेल डिसलाइक में ऑब्जर्व्ड है 20 माइनस एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड हमने फाइंड आउट करी है 30 और इसका स्क्वायर एंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड, यानी कि जो राइट की वैल्यू है वो ही आपको यहाँ पर नीचे ले लेनी है। ऐसे ही करके आप फीमेल का भी सब यहाँ पर लाइक और डिसलाइक का ऐड करोगे एंड फाइनली जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, है ना। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या कर लिया, हमने काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। अब हम फाइनली निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, रोज -1 इंटू कॉलम्स -1। तो यहाँ पर रोज कितने मुझे बताओ, टोटल को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी टोटल को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ जो मेजर डेटा है उसको देखना है। तो कितने रोज हैं 2, कितने कॉलम्स हैं 2, तो 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 क्या आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया आपके पास, 1 आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंस लेवल कंसीडर करना है। हमेशा आप सिग्निफिकेंस लेवल क्या कंसीडर करोगे, 0.005 अगर गिवन नहीं है तो। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है हमारे पास 1 है। अब आप जब जाके गूगल पे सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, काई स्क्वायर टेस्ट की टेबल, तो उसमें आपको क्या जो टेबल होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, एक साइड आपको अल्फा गिवन होगा और एक साइड में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो 0.05 एंड 1 को करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी क्रिटिकल वैल्यू। एंड मेजरली ये क्वेश्चन में आपको अगर न्यूमेरिकल आता है तो गिवन ही होगी, ठीक है, बिकॉज उनको इतनी कॉमन सेंस है, आपके पास वो टेबल अवेलेबल नहीं है। तो 3.841 जो वैल्यू आई है वो आपकी क्रिटिकल की वैल्यू आई है। समझ में आ गई बात? अब आपको क्या चेक करना है कि ये जो वैल्यू है काई स्क्वायर है ना, और ये जो है, अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। तो हमने क्या बोला था भाई, यहाँ पर कंपेयर करने के टाइम पे हमें यहाँ पर देखना है, अगर काई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू हो जाती है, यानी कि जो काई स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर है, तो भाई उस टाइम पे आपको रिजेक्ट करना है एच नॉट को। तो यहाँ पे तो भाई इट इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 16 इज ग्रेटर देन 3, तो हम क्या कर रहे हैं, एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा जेंडर और प्रोडक्ट प्रेफरेंस वाला जो सिस्टम आपने बोला है दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करते हो, काई स्क्वायर टेस्ट के जो मतलब आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप यहाँ पर सॉल्व करते हो। काफी सिंपल था। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, कुछ नहीं, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल एंड डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल था, है ना। एक्सपेक्टेड आपने निकाल लिए, उसके बाद काई स्क्वायर के फॉर्मूला में पुट कर दिया, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर किया, दैट्स इट। क्लियर है? आई होप आपको काई स्क्वायर टेस्ट समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टी टेस्ट विच इज द फाइनल टेस्ट। ओके, टी टेस्ट काफी इजी है लेकिन इसके अंदर 3 टाइप्स हैं, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, टी टेस्ट इज अ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर मीन्स व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल। अब मैंने आपको बोला था कि आपको टेस्ट जो है वो चूज करना पड़ता है बेस्ड ऑन द कंडीशन, है ना। तो अभी हमने जेड टेस्ट पढ़ा, बट याद रखो जेड टेस्ट कब काम करता है, जब जो सैंपल साइज होता है वो ग्रेटर देन 30 होता है और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपका नोन होता है। तो ठीक है, तो ये कब होगा, जब जेड टेस्ट है, जब जेड टेस्ट अप्लाई करना है तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। पर
काफी सारी रियल सिचुएशंस के अंदर हमारे पास सैंपल साइज जो है वो 30 से कम होता है और हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन होता है। तो इन सच केसेस वी यूज व्हाट, टी टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि ये जो है ना, यहाँ पर ये कंडीशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है, जिसमें आपका ये जो है ये एन जो है वो आपका लेस देन 30 होता है यहाँ पर, और आपका जो ये एस डी है वो अननोन होता है। समझ में आ गई बात? आई होप यू गॉट इट। ओके, तो मैंने शायद, हाँ, आई होप यू अंडरस्टूड। जेड टेस्ट में क्या होता है, जेड टेस्ट में एन ग्रेटर देन 30 होता है। चलो, फाइनली आपको टी टेस्ट जो कब यूज करना है ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको जो टी टेस्ट है वो क्या करता है, कंपेयर करता है मीन्स को एंड एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है जिसको बोला जाता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ये जो शेप है अगेन इट इज सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, बट काफी हैवियर इसमें टेल्स आ रही होती हैं। चलो सिंपल सी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, 1 सैंपल टेस्ट, 2 सैंपल टी टेस्ट एंड पेयर्ड टी टेस्ट। ठीक है, 2 सैंपल टी टेस्ट एंड पेयर्ड टी टेस्ट। क्लियर है ये वाला? मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ तीनों का जो मतलब है वो, है ना। तो 1 सैंपल टी टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो 1 सैंपल टी टेस्ट क्या चेक करता है कि जो आपका सैंपल है, ठीक है, वो कितना डिफर कर रहा है फ्रॉम अ नोन पॉपुलेशन मीन। अगर जो एवरेज है, कंपनी क्लेम कर रहा है कि जो बैग है एग्जैक्टली उसका वेट है 5 केजी, तो हम चेक करेंगे क्या वो क्लेम करेक्ट है या नहीं, यानी कि वो 5 केजी है या नहीं, इज इट इक्वल टू 5 केजी और नॉट, बस इतना चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके 1 सैंपल में। अब टू सैंपल इंडिपेंडेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं मीन्स ऑफ 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, यानी कि हम 2 टीचिंग मेथड्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। मैं आपको दोनों भी समझाऊंगी, अभी के लिए सिंपल आपको अंडरस्टैंड करना है 1 सैंपल टी टेस्ट को। तो बेसिकली 1 सैंपल टी टेस्ट या फिर मेजरली जो टी टेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, आपको एक ही याद रखना है, क्या है, एक्स बार है ना, एक्स बार यानी सैंपल मीन माइनस आपका म्यू नॉट हो जाता है, या सिंपल म्यू भी आप कंसीडर करते हो, जो एग्जैक्टली आपका मीन होता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपके पास आ जाता है एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है वो है n-1, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो सिंपल सा अगेन एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल है, जिसमें सारी की सारी वैल्यूज आपको गिवन होती है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है फॉर क्लेम के अंदर कि एवरेज वेट आपके जो बैग्स का है वो है 5 केजी। इसमें एन गिवन है, एक्स बार गिवन है, एस गिवन है, उसके बाद अल्फा आपको क्या कंसीडर करना है वो आपको पता है, स्टिल आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला। ठीक है, एक और सिमिलर सा फॉर्मूला हमने कहाँ देखा था, ऊपर देखा था, जिसमें डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यूज आई थी। लेट मी जस्ट सी वेयर वाज इट, this was Bayes theorem, then we got it somewhere, like maybe it was in Z test, or yeah exactly it would be in Z test itself, या जेड टेस्ट। सी यहाँ पर क्या था, एक्स बार माइनस म्यू था, सिर्फ यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो गया है आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए सेम टू सेम है, बस यहाँ पर एस आ गया है। ठीक है, एस इज योर सैंपल एस डी। क्लियर है, ये गिवन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके फाइंड आउट करने की, कुछ नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो। चलो टी है आपके पास, एक्स बार क्या है गिवन 4.8 आ गया है आपके पास, माइनस म्यू आपको गिवन है, म्यू यानी कि यहाँ पर आपका होता है वो जो एग्जैक्ट आपका क्लेम है। ठीक है, तो वो आपका 5 आ गया, एस आपको गिवन है दैट इज 0.3 अपॉन अंडर रूट ऑफ आपके पास एन क्या है 10। ठीक है, कुछ नहीं, जो वैल्यू आएगी वो आपकी टी की वैल्यू होती है, जो कि हमारे केस में आई है -2.108। क्लियर है, अब आपको कुछ नहीं, डीएफ यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है, इस केस में तो n-1 यानी कि 9 हो जाएगा, 10-1 है ना। ओके, अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है अल्फा की वैल्यू है 0.05। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर डीएफ की वैल्यू आई है 9। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको चेक करना है,
तो बेसिकली आपको वैल्यू गिवन होगी क्रिटिकल की एंड उसमें आपको दिया है क्या, प्लस माइनस 2.262, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है एग्जैक्टली ये क्या है, ये जो है आपको चेक करना है कि इज इट लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। मे बी ये चेंज हो सकती है, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना एंड अकॉर्डिंगली अब आप अगर लेस है तो आप क्या बोल दोगे कि इट इज फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है आपको बेल अपना ग्राफ बना लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल आपको ये देखना है कि 5 kg है या नहीं, मतलब नॉट इक्वल टू। तो सिंपल से आपका अगर 0.05 है इसका मतलब आपका हाफ इधर आएगा, हाफ इधर आएगा, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा आपकी ये वाली वैल्यू, तो -2.262 एंड यहाँ पर +2.262, ओके। तो मतलब ये वाला जो एरिया रिजेक्टेड है, ये वाला एरिया रिजेक्टेड है, जो बीच में आएगी वो एक्सेप्टेड है। हमारी वैल्यू है -2.108, तो 2.108 -2.108 कहाँ पर आ गई, बहुत ज्यादा क्लोज आई, लेकिन आई तो एक्सेप्टेड रीजन में ही, राइट। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, वी आर फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, मतलब कि हमने एच नॉट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। एंड ऐसे आपका जो है ना टी टेस्ट हो रहा होता है। वैसे ही 2 सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, यानी कि जैसे आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर अगर वैल्यूज गिवन हो तो उस केस में आप क्या करते हो, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो t इज इक्वल टू आपके पास x1 का बार आता है, यानी x1 का मीन माइनस x2 का मीन, ठीक है। बस फॉर्मूला याद रखना है, सारी चीजें आपको गिवन ही होती हैं। फिर आपको यहाँ पर आना चाहिए अंडर रूट, है ना, उसके अंदर आप क्या देखते हो यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ sp, ठीक है। यहाँ पर आपके पास sp स्क्वायर एंड यहाँ पर आपके पास होता है 1/n1 प्लस आपके पास होता है 1/n2, ठीक है। तो ऐसे आपको ये दिखाना होता है एंड ये फॉर्मूला होता है, क्लियर। वैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, इतना डिफिकल्ट 2 सैंपल वगैरह आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आएगा। आया भी तो सिंपल 1 सैंपल टेस्ट का न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन आप मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, जब आपको मतलब इन शॉर्ट आंसर्स वगैरह के लिए आता है, तब आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इतने इतने टाइप्स के आपके सैंपल टेस्ट होते हैं एंड यही आप इसको जो है ना कंसिडर कर सकते हो, ये पूरा एग्जाम्पल इसी वाले फॉर्मूला के बेस पे है, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, कुछ भी आपको इसके अंदर देखना नहीं है। बाकी sp2 कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका ये अलग फॉर्मूला है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको ये नहीं आएगा मेजरली, ठीक है। बाकी ये पेयर टी टेस्ट, अब इससे अच्छा मैं आपको समझा देती हूँ कि जेड टेस्ट में आपको क्या और चीजें समझनी है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर एक जस्ट एक सेक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। अब जो जेड टेस्ट है ना, जैसे मैंने आपको बताया आपको क्या फॉर्मूला है जेड टेस्ट का, t इज इक्वल, सॉरी जेड नहीं, t के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टी टेस्ट के अंदर क्या है, x बार माइनस म्यू अपॉन, पता नहीं मैं कब से जेड जेड कर रही थी, जस्ट अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स, s डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके टी टेस्ट का, क्लियर है। अब ये जो टी टेस्ट का फॉर्मूला है, अब आप इसको फाइनल समझो कि टी टेस्ट का यही फॉर्मूला है, ठीक है। वो टू पेयर एंड ऑल इस सबको भूल जाओ, अभी के लिए याद रखो ये आपका पूरा का पूरा टी टेस्ट का फॉर्मूला है, जिसमें आपको x बार गिवन होगा, u आपको पता होगा जो आप क्लेम कर रहे हो, s आपको गिवन होगा और n भी आपको गिवन होगा, सारी चीजें गिवन होंगी। इसके बाद आपको t फाइंड आउट करना है, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको df फाइंड आउट करना है, जो सिंपल मैंने आपको बताया n-1 होता है ना। उसके बाद आपको पता होता है कि आपका अल्फा क्या है, यानी सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, जो कि मेजरली 0.05 होता है, ठीक है। अब आपको वैल्यू गिवन होती है किसकी, आपको वैल्यू गिवन होती है ये जो क्रिटिकल वैल्यू आने वाली है, ये जो होती है ना टी, ये आपकी कैलकुलेटेड टी वैल्यू होती है। और फिर ये डीएफ और अल्फा चूज करके, मतलब इन दोनों के कंबाइन करके जो टी की वैल्यू हम लोग टेबल से निकालते हैं ना, वो होती है टी क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। जो वो टी क्रिटिकल वैल्यू होती है उसको आप कंपेयर करते हो टी कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ, ठीक है। एंड फिर जो भी उनका डिफरेंस होता है, आप बेल चार्ट से मैंने जैसे आपको बता दिया है ग्राफ से कैसे करना है, एक्सेप्टेड रीजन में आएगा तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो रिजेक्ट कर लो, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है वो ये है कि यहाँ पर जो हम क्या देख रहे हैं, म्यू देख रहे हैं, ठीक है। म्यू के अंदर हमने अभी तक कौन सी कंडीशन देखी कि भाई 50%, ठीक है, कि या फिर 50 kg वाली, है ना, कि वो 50 kg है, ये उसने क्लेम किया एंड हम लोग ने उसका क्या निकाला, h1, हमने ये निकाला कि 50 kg नहीं है, यानी कि अपोजिट में उसके सोचा, राइट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है कि लेस देन, है ना, लेस देन
है ना, लेस देन देखना है या फिर ग्रेटर देन देखना है ना, तो उस केस में मैंने आपको बताया था लेफ्ट टेल और राइट टेल वाला सिस्टम, है ना। तो लेफ्ट टेल और राइट टेल वाले सिस्टम में कुछ चेंज नहीं होगा, सारी चीजें एग्जैक्ट रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपका एच नॉट है, फॉर एग्जाम्पल आपका एच नॉट है क्या, यानी कि म्यू है लेट सपोज ग्रेटर या फिर लेस देन इक्वल टू आपका 200, ठीक है। तो आपका एच वन क्या हो जाएगा, एच वन ये हो जाएगा कि भाई ये नहीं है, मतलब इसका उल्टा ग्रेटर देन 200, है ना। तो इस केस में आपके क्या हो जाता है, अब यहाँ पर आपका जो एच वन आया है वो क्या है, ग्रेटर देन 200 है, राइट। तो आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर यानी कि राइट साइड में ही अपनी पूरी वैल्यू रखोगे जो भी आपकी टी क्रिटिकल की आएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस वाले को ही रिजेक्ट करना है, बाकी यहाँ पर जो आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। सिमिलर पैटर्न में फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिया है, मतलब अगर आपको ये देखो ये नॉट इक्वल टू वाला देते हैं जो कि अभी हमारे पास था 50 kg वाला, उस केस में तो हमारे पास दोनों भी टेल्स होते हैं, ये तो आपको याद रखना है। नॉट इक्वल टू में सिर्फ हमें चेक करना है कि वो क्लेम सही है कि नहीं, 50 kg है या नहीं है, बस इतना चेक करना है। तो वो होता है नॉट इक्वल टू, जिसमें हमारा कम और ज्यादा वाला जो है हमारा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों टेल कंसीडर करनी पड़ती है। फिर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है ना, अगर ग्रेटर देन सिंपली आपको H1 को देखना है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आपको म्यू जो है वो ऐसा गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल लेट से म्यू जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो आपका ये एच नॉट हो जाता है। तो H1 क्या हो जाएगा इस केस में, इसका उल्टा, यानी कि म्यू लेस देन 40, या लेस आ गया, इसका मतलब अब आप क्या कंसीडर करोगे, बेल ग्राफ के अंदर लेफ्ट वाला कंसीडर करोगे, पोर्शन फॉर रिजेक्शन, ठीक है। एंड जो इधर आएगा वो सारा एक्सेप्ट होगा और जो इधर आएगा सिर्फ वो ही रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये जो चीजें है ना, ये वाली चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, ठीक है। तो इसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस इस हिसाब से आपको बेल ग्राफ बना के दिखाना है ताकि वो एग्जामिनर बेल ग्राफ ही देख के आपको 100 मार्क्स दे दे उसके लिए, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। टी टेस्ट के लिए बस यही फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मेजरली हमने काफी सारे न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें देख ली हैं, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे एंड यू वर जस्ट पैनिकिंग योरसेल्फ बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल्स। कितने सिंपल्स हैं, बेसिक आपकी स्टैटिस्टिक्स वाले इसके अंदर आपको जो है ना फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी यहाँ पर क्या है, वेट मास्टर सोल्यूशन, ठीक है। आई जस्ट वांट यू गाइस टू गो थ्रू इट, बाकी सबको एक्सेस तो मिल गया इसका जो जिन्होंने भी परचेज किया है, एंड आई ऑल्सो वांट ऑल ऑफ यू जिन्होंने नहीं लिया है, इतना सा तो आप कर सकते हो अपने लिए ताकि आपके जो पेपर्स हैं वो अच्छे से चले जाएं। एंड सेम तक का आपका वो कोर्स है तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन आया है डायमेंशनल रिडक्शन का। चलो ये यूनिट 1 के क्वेश्चन हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था डायमेंशनल फीचर्स आपके पास बहुत सारे हैं, पर आपको चाहिए की फीचर्स, ठीक है। तो हाई डायमेंशनल यानी काफी ज्यादा फीचर्स में से इंपॉर्टेंट फीचर्स को चूज करना ही क्या होता है, डायमेंशनल रिडक्शन। काफी सिंपल है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन आया था आपको डेटा रैंगलिंग का, जो मैंने आपको 100% बोला था इंपॉर्टेंट है, एंड उसके ये 6 स्टेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, डिस्कवरी, स्ट्रक्चरिंग, क्लीनिंग, एनरिचिंग, वैलिडेटिंग एंड पब्लिशिंग। इसको अच्छे से याद रख लो, क्या है, DSC EVP, ठीक है। कुछ तो ऐसा इसमें लगाओ, DSC EVP में कुछ तो आप फनी इसमें लगा लो और याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये आपको याद करना जरूरी है। डिस्कवरी, स्ट्रक्चरिंग, क्लीनिंग, एनरिचिंग, वैलिडेटिंग एंड पब्लिशिंग, ठीक है। डेटा रैंगलिंग पे क्वेश्चन आया था, रिग्रेशन पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। शायद मैंने ये वाला पार्ट यूनिट 1 में नहीं लिया है, बहुत सिंपल है। रिग्रेशन, मशीन लर्निंग जिन लोगों ने पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दो चीजें होती हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन में क्या देखते हैं, भाई कैट है या डॉग है, ये क्लासिफाई करना होता है। रिग्रेशन में हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे होते हैं, अगर हार्ट बीट निकालनी है, हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो हमारा मॉडल उसको कैलकुलेट करके हमें वैल्यू दे रहा है, उस वैल्यू वाले चीज को रिग्रेशन बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन क्या होते हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज टू प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल आउटपुट, है ना। तो इसके लिए अगर हमें हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो रिग्रेशन हम देख रहे होते हैं। लीनियर रिग्रेशन होता है सिंपल सा, जिसमें हमारा जो रिलेशनशिप है वो लीनियर होता है ना। तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन काफी इजी लैंग्वेज में आपके नोट्स हैं, तो आपको बहुत इजीली पढ़ के ही समझ में आ जाएंगे। तो बस आपको इसमें ये सिंपल जो लाइन वाला फॉर्मूला है वो बताना है, क्योंकि यही यूज होता है ना। एंड आप ये दिखा सकते हो। बाकी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, बी नॉट वाला, ठीक है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, दैट्स वाई। पॉलिनोमियल के अंदर लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, वो कोई कर्व में प्रेजेंट होती है, वो आपको याद रखना है। नॉन लीनियर कर्व होता है इसके अंदर, सिर्फ ग्राफ्स बना के दिखाने हैं, नथिंग एल्स। लॉजिस्टिक के अंदर आपका एस शेप्ड कर्व होता है, देख लो एस शेप्ड कर्व होता है, एंड ये डेटा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है।
ये आप ध्यान में रख लो, सारे के सारे ग्राफ्स क्लियर। बाकी सबके यूज केसेस आप दिखा दोगे, आपका आंसर डन है। फिर आपके क्वेश्चन 2 में आया था डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई। तो देख लो, आपको ये ग्राफ अच्छे से बना के दिखाना है। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फील्ड है जिसमें मशीन लर्निंग है एंड जिसके अंदर डीप लर्निंग है। बाकी डेटा साइंस क्या है, इन सबका अलग फील्ड है, लेकिन इसके बीच में क्या है, कंपैरिजन है। तो ये ओवरलैप करता है दोनों के साथ, ठीक है। बाकी इनके बीच में डिफरेंस आप पढ़ लेना। व्हाट डज फीचर इंजीनियरिंग टिपिकली इंक्लूड, फीचर इंजीनियरिंग में एग्जैक्टली क्या होता है। तो रॉ डेटा में डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे हमने क्या किया, एज फाइंड आउट की, मतलब एग्जैक्टली एक न्यू मतलब एडवांस्ड फीचर के अंदर हमने इसको लेकर आए। प्राइस इतना है तो हमने प्राइस पर स्क्वायर फीट निकाला। एरिया इतना है, लेकिन क्या वो एक्सपेंसिव है या नहीं है वो हमने यहाँ पर निकाला। तो ये होती है फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। काफी इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप अच्छे से रीड आउट कर लेना। डेटा डिस्क्रिटाइजेशन के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें हम कुछ नहीं करते हैं, हम एक रेंज में वैल्यूज को लेके आते हैं। हमारे पास एज की इतनी वैल्यूज हैं जो पड़ी हुई हैं तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये लिखा है तो समझ में आ रहा है कि भाई हाँ इतने से इतने क्या है, चाइल्ड, देन यंग, देन मैच्योर, देन ओल्ड। ये कैटेगरीज में डिवाइड करने वाली चीज को डिस्क्रिटाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। देन आपके पास ये सारी चीजें हो गई। देन यू हैव क्वेश्चन 3 जो कि यूनिट आपके 2 से आता है। तो कंटिजेंसी टेबल जो मैंने आपको बताया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये टेबल बना के दिखाना है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 4, ठीक है। यस नो, यस नो, याद रखो कैटेगोरिकल होगा। ये क्या होगा, कैटेगोरिकल होगा। उसका रो टोटल होगा, ए प्लस बी का आएगा यहाँ पर, सी प्लस डी यहाँ पर आएगा। फिर वैसे कॉलम टोटल होगा ए प्लस सी, कॉलम टोटल होगा बी प्लस डी, एंड यहाँ पर ग्रैंड टोटल होगा सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। तो यही तो हमने देखा था अभी, बस यही आप, यही जो मैंने प्रोडक्ट वर्सेस लाइक वाला दिखाया था, प्रेफरेंस वाला, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो टेबल लिख के। ऑब्जर्व्ड, एक्सपेक्टेड, यानी कि काई स्क्वायर टेस्ट करके यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। ओके आपको बेस थ्योरम एक्सप्लेन करने बोला है, बस सिंपली, और की टर्म्स को एक्सप्लेन करने बोला है। कुछ नहीं, बेस थ्योरम आप लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे उनके बारे में, बाकी की टर्म्स को एक्सप्लेन कर दोगे। चाहो तो एक एग्जांपल भी लिख के दिखा सकते हो, बट बोला नहीं है, बट स्टिल यू कैन राइट, एप्लीकेशंस लिख के दिखा सकते हो। इज देयर अ कोरिलेशन बिटवीन आवर्स एंड मार्क्स, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद कर लो। देखो मैंने इसको आपको बताया हुआ है, आपको इसको याद करना है, यही आपको ये जो डेटा गिवन है ना, इसमें से ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करके जो वैल्यूज आएंगी आपकी, ऐसे कोरिलेशन वाली वैल्यूज आ रही होंगी। ओके, आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर आपको क्वेश्चन 4 आया था, व्हाट इज पॉपुलेशन एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ सैंपल, है ना। तो कुछ भी नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है एंड सैंपल में भी मैंने यहाँ पर रखा है, यस। पॉपुलेशन बहुत होती है एंड सैंपल इज मतलब एकदम कम साइज का, ठीक है। तो आपको उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, दैट्स इट। वन टेल टू टेल टेस्ट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ये आपको अच्छे से दिखाना होगा, ड्रॉ करके बेल ग्राफ्स को, एंड ये आपको एक्सप्लेन करना है, काफी ज्यादा सिंपल। अगेन काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको 2 बताया था, गुड फिट और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, दोनों का आपको क्या डिफरेंस है मुझे अब भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अगर आपको याद है तो, नहीं तो वापस रिवाइंड करके देख लो क्या था, क्लियर। देन आपके पास आ जाता है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं वो मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, तो ये सब आपको मास्टर सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, एंड ये मास्टर सॉल्यूशन आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। लेट मी शो यू अ पीवाईक्यू, वेट सी, ये आपका एक ही पेपर है जो अवेलेबल है, मे बी अगर आपके पास और होंगे तो आप मुझे आप डिस्कशन ग्रुप में अपने टेलीग्राम के डाल सकते हो। यहाँ पर देख लो, यही सारे क्वेश्चन है जो मैंने आपको इंक्लूड कर रखे हैं। यही कोरिलेशन वाला आपको क्वेश्चन आया था, आर्स मार्क्स वाला, जिसमें आपको आर निकालना है, ठीक है। सिंपल सा है, काफी सिंपल सा। एंड अब आपको इसको देख के कॉन्फिडेंस आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस आ गया एंड आप नहीं डर रहे हो अब डीएसबीडीए से, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एंड अपना इनसेम का डीएसबीडीए का सिलेबस तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, बट गाइज आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अब एक ही दिन बचा है, एंड आई एम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कवर 2 सब्जेक्ट्स, मतलब 2 यूनिट पर्टिकुलरली। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको WT चाहिए या AI चाहिए। मैं दोनों का ऐसा करूंगी, या तो एक रिवीजन काइंड ऑफ
सिंपल सा, जिसमें मैं एक एक को एक्सप्लेन तो नहीं कर रही हूँ लेकिन सारी चीज़ों का ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। तो ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, क्योंकि वन शॉट्स आर नॉट पर्टिकुलरली पॉसिबल इन वन डे। एंड डेफिनेटली आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, WT या AI, पहले प्रेफरेंस लेके मुझे बता देना, तो मैं उस पर वर्क करूंगी एंड आपको एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको पूरा इनसेम का प्रिपरेशन हो जाएगा। अलॉन्ग साइड नोट्स अवेलेबल है गाइस, तो hkofficial.in वेबसाइट में आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए प्रेजेंट है। नोट्स परचेज कर सकते हो। मेरा सजेशन है सेमेस्टर बंडल परचेज करो, उसमें आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट के नोट्स भी फॉर इनसेम फ्री मिल रहे हैं। तो प्लीज गो एंड जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मे बी थोड़े टाइम के बाद प्राइस इंक्रीज हो जाए तो आपकी अपॉर्चुनिटी फिर लूज हो जाएगी। तो प्लीज गो एंड बाय, एंड डेफिनेटली वहां पर आपको सारी चीजें फ्रॉम क्वेश्चन बैंक टू चीट शीट टू मास्टर सोल्यूशन फ्रॉम प्रॉपर नोट्स एग्जैक्टली सब कुछ मिल रहा होगा। तो काफी ज्यादा आपको वहां पे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। कहीं पर भी डाउट होगा तो एक बार पहले खुद समझने की कोशिश करना, जीपीटी एंड ऑल करके। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।